आज 31 हिंदी अध्याय 301 अध्याय 300 गुरु मुझे सिखाते हैं। अपने शिष्य के पुत्रवत समर्पण को देखते हुए झोंग लिन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह भयावह ऊर्जा किस काम की है, लेकिन भविष्य में इसका कोई न कोई उपयोग तो होगा ही। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाई और अचानक दक्षिण पूर्व की ओर देखा। क्या हुआ गुरुजी? गु चेन ने उत्सुकता से झोंग लिन की निगाहों का पीछा किया, लेकिन आकाश ऊंचा था और बादल हल्के थे, वहां कुछ भी नहीं था। लक्ष्य स्पष्ट है, हत्या के इरादे से भरा हुआ, वे हमें पकड़ने आ रहे हैं। गु चेन, क्या बचा हुआ खाना उठाते समय तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया? मास्टर जी को कैसे पता चला? गु चेन हैरान रह गया और बोला, वास्तव में एक मूर्ख था जिसने मुझे लूटने की कोशिश की थी। क्या सचमुच ऐसा था? झोंग लिन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे, बस इतना ही कि पैटर्न हमेशा एक जैसे ही थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दूर से आग की एक चमक तेजी से दो आकृतियों के चारों ओर फैल गई और क्षण भर में ही उन दोनों तक पहुंच गई। जब गु चेन ने देखा कि यह कौन है तो उसका चेहरा बदल गया और उसने मानसिक रूप से बताया, गुरु, ये वह व्यक्ति है, ये भयंकर सूर्य महल से होने का दावा करता है। झोंग लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह भावशून्य होकर उस व्यक्ति को देख रहा था जो अचानक प्रकट हुआ था। झाओ वू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पंखा खोला। खाली जगह पहले से ही तेज हवा से भरी हुई थी, फिर भी उसने उसे हिलाने का नाटक किया। उस पर बनी कामुक तस्वीरें काफी आकर्षक थीं। बेटे, क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? क्या अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? झाओ वू मुस्कुराया और गु चेन की ओर देखा। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। उसे इस तरह अपमानित करने का साहस करके, यदि वह उसे जीवित ही खाल नहीं उतार लेता तो वह उसके हृदय में घृणा को दबा नहीं सकता था। झोंग लिन ने गु चेन को बचाने के लिए अपने पीछे हाथ बढ़ाया और सीधे उस थके हुए युवक के बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घूरने लगा। उस व्यक्ति ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था, उसके बाल, भौहें और दाढ़ी सब कुछ आग की लपटों में थे, मानो दूर से कोई जलती हुई मशाल दिखाई दे रही हो, और उसके पूरे शरीर से अत्यंत तीव्र अग्नि ऊर्जा निकल रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम क्यूई लगातार उसके चारों ओर घूमती रही, उसमें प्रवेश करती रही और बाहर निकलती रही, मानो उसे अपना ही एक अंग मान रही हो। आध्यात्मिक शरीर, केवल एक आध्यात्मिक शरीर ही ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उसके सामने खड़ा यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आत्मा भ्रूण क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार है। झोंग लिन आगे बढ़ा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, बैंगनी बादल संप्रदाय से झोंग लिन, ताओवादी भाई को नमस्कार। मुझे और मेरे शिष्य को रोकने का क्या कारण है? मशाल जैसे आदमी ने भावशून्यता से कहा, बैंगनी बादल संप्रदाय से कोई? मैंने सुना है कि बैंगनी बादल संप्रदाय में हाल ही में एक नव पदोन्नत छठी कक्षा कीमियागर आया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे पता है, संप्रदाय वर्तमान में एक कीमियागर भोज का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रमुख संप्रदायों को आमंत्रित किया जा रहा है। झोंग लिन ने कहा, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक छोटा बैंगनी बादल संप्रदाय वास्तव में एक छठी कक्षा के रसायनज्ञ को बढ़ावा दे रहा है। मशाल की तरह चमकते उस आदमी का स्वर थोड़ा बदल गया, यहां तक कि ईर्ष्या की भी झलक सुनाई दे रही थी। इससे पहले पूरे लोकसिंह द्वीप समूह में केवल एक ही छठी श्रेणी का कीमियागर था, और वह उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी 7 सितारा संप्रदाय से संबंधित था। प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन खर्च करने के बावजूद वे केवल 5वीं श्रेणी के कीमियागर को ही विकसित कर सके तथा अंतिम अंतराल को कभी भी पार नहीं कर सके। लेकिन अब 108 द्वीपों में निम्न स्थान पर स्थित एक छोटे बैंगनी बादल संप्रदाय ने अचानक एक बादल उत्पन्न कर दिया है, तो वे निराश क्यों नहीं होंगे? वस्तु सौंप दो और भाग जाओ। इन शब्दों पर पीछे खड़ा गु चेन क्रोधित हो गया और चिल्लाया, ये वस्तु स्पष्ट रूप से मैंने पहले खोजी थी, इसका तुमसे क्या लेना देना है? यदि तुम इसे चाहते हो तो इसके बदले समकक्ष स्पिरिट स्टोन से व्यापार करो। इतनी दुस्साहस! क्रोध की एक ज्वाला उस आदमी को मशाल की तरह घेरे हुए थी। उसका दाहिना हाथ उठा, दूर से गु चेन की ओर इशारा कर रहा था। जल्द ही उसकी उंगली से आग की एक चमक निकली। आग भयंकर थी, हालांकि यह सिर्फ एक लौ थी। झुलसाने वाली आभा ने तुरंत आसपास के वातावरण को गर्म कर दिया, यहां तक कि हवा में लहरें उठने लगीं। झोंग लिन ने इस मशाल को ठंडेपन से देखा, अपनी हथेली में आग पकड़ने के लिए शून्य में हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे कुचल दिया। ऐसा कहा जाता है कि भयंकर सूर्य महल अभिमानी और दबंग है, ये वास्तव में निराधार नहीं है। आप 7 सितारा संप्रदाय की जगह लिए बिना ही इतने दबंग हैं, ये सचमुच आंखें खोलने वाली बात है। आत्मा भ्रूण क्षेत्र, क्या आप ओयांग दाओ योग हैं?
नहीं, ओयांग दाओयोब का रूप युवा है। आप कौन है जो तुम्हें मारता है? झोंग लिन ने अचानक अपना पैर पटका और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसका शरीर हिल गया। उसके चारों ओर एक भारी आभा उठ गई। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था। एक दबंग मुट्ठी उससे उबल रही थी, मानो कोई दिव्य सत्ता शून्य में बैठी हो और लोगों को असीम विस्मय से भर रही हो। गड़गड़ाहट, भयानक ध्वनि विस्फोट के बीच झोंग लिन ने अचानक अपना कदम उठाया, जैसे कि बिजली का एक विस्फोट हुआ हो। मशाल की तरह दिखने वाले उस आदमी का चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया। उसके चेहरे पर भय की झलक उभर आई। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने भीतर उमड़ते तरल आध्यात्मिक स्रोत को उन्मत्ततापूर्वक संचालित किया। दोनों हाथों से मुहरे बनाते हुए क्षैतिज रूप से आगे की ओर धकेला। नौ यांग निरंतर विस्फोट। मशालधारी की हथेली से एक छोटा सा सूरज निकला, जो आकाश में चमकते सूरज से प्रतिस्पर्धा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी तपती हुई आभा आकाश की ओर उठ रही थी, मानो कोई सुप्त ज्वालामुखी अचानक फूट पड़ा हो। धमाका, मुट्ठी और सूरज में जोरदार टक्कर हुई। दुनिया अचानक शांत हो गई। हवा लहरदार पानी की तरह फट रही थी, जिसके बाद दोनों के केंद्र से बाहर की ओर एक असीम तूफान बह रहा था। बाम! अचानक लाल बत्ती जल उठी। झोंग लिन ने अपनी मुक्का मारने की मुद्रा को बनाए रखा। क्यूई और रक्त आसमान की ओर बढ़ रहे थे, अत्यधिक दबंग। भयंकर सूर्य महल के मशालधारी ने चीख तक नहीं निकाली। उसका शरीर फट गया, हर जगह खून फैल गया। झोंग लिन ने ठंडे मन से उस खून के तालाब को देखा जो मशाल आदमी में बदल गया था, जिसने पहले आत्मा भ्रूण क्षेत्र को मार डाला था। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि उसका ड्रैगन हाथी सुनहरा शरीर दिखावे के लिए था? इतनी ताकत के साथ आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग किए बिना भी सिर्फ उसका भौतिक शरीर आसानी से प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकता था, यह नहीं जानते हुए कि उसके सामने इतना अहंकारी होने का साहस कहां से आया। तो इतना शक्तिशाली, क्या यही मास्टर की असली ताकत है? उसके बगल में गु चेन का मुंह खुला हुआ था। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। वह जानता था कि उसका स्वामी शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। भयंकर सूर्य महल के मशालधारी ने आग की एक चमक से उसे प्रतिरोध करने की शक्ति से रहित कर दिया, लेकिन ऐसा दुर्जय व्यक्ति अपने स्वामी के एक ही मुंह से उड़ गया। यह बहुत चौंकाने वाला था। इस समय गहरी सांस लेते हुए सदमे के अलावा गु चेन इच्छा से भर गया था, ऐसी भयानक शक्ति प्राप्त करने की लालसा भी। प्रशिक्षण लें, अच्छा प्रशिक्षण लें। एक नजर में झाओ वू, जो कुछ क्षण पहले घमंडी था, अब पीला और भयभीत हो गया था। नहीं, मुझे मत मारो, मैं। बाम! झोंग लिन ने शून्य में प्रहार किया और एक धीमी ध्वनि के साथ झाओवू का भी वही हश्र हुआ। वह हवा में बिखरी खून की बारिश में बदल गया। एक लहर के साथ उसने दोनों के भंडारण कंगन पकड़ लिए, यह इत्मीनान से प्रदर्शन करते हुए जैसे कि यह सबसे साधारण चीज थी। चल दर, हाँ मास्टर। आध्यात्मिक मूल में लिपटे हुए दोनों एक बार फिर बिना किसी जल्दबाजी के निकल पड़े। गुरुजी, अभी उस व्यक्ति की साधना क्या थी? आत्मा भ्रूण क्षेत्र। तो फिर गुरुजी आप, आत्मा भ्रूण क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गु चेन ने शिकायत भरे चेहरे से अपने मालिक की ओर देखा। सचमुच सोच रहा था कि वह एक बच्चा है। एक मुक्का से वह मारा गया, वे एक ही क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं? झोंग लिन ने भी देखा कि गु चेन क्या सोच रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास एक दिव्य कौशल गुप्त तकनीक है। एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद मैं उसी रैंक में अजेय हो जाऊंगा, यहां तक कि उच्च रैंक वाले दुश्मनों को भी मार सकता हूं। गुरुजी, मुझे सिखाइए। ड्रैगन हाथी सुनहरा शरीर 9वीं परत। पहले तुम बैंगनी बादल संप्रदाय में वापस जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। क्या आपको शिष्य की सेवा की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। गु चेन को विदा करने के बाद झोंग लिन तलवार की रोशनी में लिपटा हुआ समुद्र की गहराई की ओर उड़ गया। 1 घंटे बाद वह ट्रेजर आइलैंड पहुंच गया, वह जगह जहां खूनी चोर अपना खजाना छिपाते हैं। झोंग लिन ने इसका नाम ट्रेजर आइलैंड रखा, जो बिल्कुल सही था। गुफा में प्रवेश करके पानी के नीचे के पूल में तैरकर और तिजोरी का दरवाजा खोलकर कई प्रक्रियाओं के बाद झोंग लिन फिर से खजाने पर पहुंचा। उन्होंने कुछ अत्यंत कीमती लेकिन वर्तमान में अप्रयुक्त सामग्रियों को आलो में रखा, फिर गेंग मेटल वेन की ओर मुड़े। उन्होंने अपने भंडारण कंगन से एक जेड बॉक्स निकाला। इसके अंदर का जेड शिशु अपरिवर्तित, शुद्ध, दोषरहित, शांत और स्थिर था, एक सोते हुए बच्चे की तरह जो हृदय में शांति का एहसास कराता था। कुछ देर सोचने के बाद झोंग लिन ने इसे वापस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखने का फैसला किया। नहीं, अभी इसका सेवन करना बहुत बेकार है।
जेड इन्फेंट डिवाइन फ्लावर में अत्यंत शुद्ध औषधीय शक्ति होती है और ये दिव्य आत्मा को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा पूरक है। सोल पैलेस खोलने के लिए इसका उपयोग करना बेकार होगा। झोंग लिन ने पहले ही एक आध्यात्मिक शरीर को संघनित कर लिया था और उसका अगला कार्य आत्मा महल को खोलना था, फिर दिव्य को पोषित करने के लिए आत्मा और सार को संघनित करने के लिए क्यूई का उपयोग करना था। आत्मा महल मानव शरीर के ऊपरी डेंटियन में रहस्यमय मस्तिष्क में छिपा हुआ है। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे उत्कृष्ट अंग है, लेकिन ये बेहद नाजुक भी होता है। इसे बाहरी बल से जबरदस्ती तोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। मृत्यु सबसे कम चिंता की बात है, सबसे दर्दनाक चीज मस्तिष्क की क्षति है, जो व्यक्ति को मूर्ख बना देती है। आत्मा महल को खोलने के लिए दो रास्ते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य रूप से कोई व्यक्ति एक अमृत का उपयोग कर सकता है तथा इसके लिए एक विशिष्ट औषधि है जिसे आत्मा तोड़ने वाली गोली कहा जाता है। ये गोली अपनी औषधीय शक्ति को आत्मा महल में पहुंचा सकती है, दिव्य आत्मा को पोषण दे सकती है और आत्मा शरीर को मजबूत कर सकती है। इस प्रकार यह आत्मा महल को अंदर से बाहर तक तोड़ सकती है और यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। दुर्भाग्य से झोंग लिन ने अभी तक आत्मा तोड़ने वाली गोली बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र नहीं की थी। इसका मुख्य कारण यह है कि लोक्सिंग द्वीप समूह बहुत दूर है, जिससे सामग्री एकत्र करना अत्यंत कठिन हो जाता है। आंतरिक रूप से इसमें तलवार के इरादे के 80% से अधिक की समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें तलवार को रेशम में परिष्कृत करना में दिव्य आत्मा की अभिव्यक्ति का उपयोग करके एक ही बार में आत्मा महल को तोड़ना होता है। हालांकि सिस्टम पैनल की सहायता से भी झोंग लिन ने केवल 60% तलवार इरादे को समझा था और तलवार क्यूई थंडर साउंड प्राप्त किया था। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। यदि 3 महीने के भीतर भी मैं आत्मा तोड़ने वाली गोली के लिए सामग्री एकत्र नहीं कर सका या 80% तलवार की मंशा को नहीं समझ सका, तो मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, भले ही इसका अर्थ जेड शिशु दिव्य पुष्प की औषधीय शक्ति को बर्बाद करना हो। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाते हुए अपने लिए 3 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया। जेड इन्फेंट डिवाइन फ्लावर स्वाभाविक रूप से अनमोल है, लेकिन इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सबसे बुरी बात यह है कि मैं भविष्य में और भी अमृत पी लूंगा, जिससे मेरा समय बर्बाद होगा। हालांकि सफलता न मिलने का मतलब यह नहीं कि कोई अपनी युद्ध शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी में अभी भी 9वीं परत अप्रशिक्षित है। एक बार पूरा हो जाने पर भौतिक शरीर की शक्ति 25 लाख पाउंड के जबरदस्त बल तक बढ़ सकती है और 9वीं परत की गुप्त तकनीक ड्रैगन एलिफेंट प्रिजन में भी महारत हासिल की जा सकती है। उस समय शायद मैं फैंग लैन स्वॉर्ड लॉर्ड से मुकाबला कर सकूं। फैंग लैन तलवार भगवान लोक्सिंग द्वीप पर सबसे मजबूत है और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का मतलब होगा कि झोंग लिन पूरे लोक्सिंग द्वीप पर कब्जा कर सकता है और मामलों को छिपने के बजाय खुले तौर पर संभाल सकता है। गु चेन अब आत्मा भ्रूण क्षेत्र में मार्शल कलाकारों को उकसा सकता है। कौन जानता है कि आगे किस तरह का पावरहाउस दिखाई देगा। ताकत में तेजी से सुधार करना जरूरी है। झोंग लिन को अपने परेशान करने वाले शिष्य के बारे में सोचकर सिरदर्द होने लगा। हालांकि उसे इससे काफी फायदा हुआ था, फिर भी वह अप्रत्याशित परिस्थितियों में असफलताओं को लेकर चिंतित था। उन्होंने जन्मजात क्षेत्र में रहते हुए भी आत्मा भ्रूण क्षेत्र के विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। कौन जानता है कि अगली बार यह यूनलिंग क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन अगर वह ज्वानदान क्षेत्र से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को उकसाता है। इसके बारे में सोचना ही थोड़ा रोमांचकारी था। यह महसूस करते हुए झोंग लिन ने झिझकना बंद कर दिया और तुरंत पालती मारकर बैठ गया। सिस्टम पैनल की मदद से झोंग लिन ने ड्रैगन हाथी के सुनहरे शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। उसे 9वीं परत को तोड़ने का रास्ता भी मिल गया था। मौका उसकी आंखों के सामने गेंद मेटल वेन में छिपा था। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की 9वीं परत पिछली 8 की तुलना में सबसे जोखिम भरी है, क्योंकि इसमें गोल्ड क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। तथाकथित गोल्ड क्यूई गोल्ड नेचर क्यूई है और उसके सामने गेंद मेटल वेन इसका सबसे अच्छा स्रोत है। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की 9वीं परत इस नस से गोल्ड नेचर क्यूई को अवशोषित करना, इसे अपने आप में एकीकृत करना, वास्तविक वज्र शरीर को आकार देने के लिए अंतिम सफलता के लिए गोल्ड नेचर क्यूई की कठोरता और कठोरता का लाभ उठाना है। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर में सोना का यही अर्थ है, जो न केवल ड्रैगन और हाथी को संदर्भित करता है, बल्कि स्वर्ण शरीर को भी संदर्भित करता है। ड्रैगन हाथी महान शक्ति का प्रतीक है, स्वर्ण शरीर अजेयता का प्रतीक है। आध्यात्मिक मूल चल रहा है, ताइन गेंग सोना, ड्रैगन हाथी सुनहरा शरीर झूठ को असली में बदल रहा है। झोंग लिन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली।
चेहरा गंभीर बना लिया और ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर साधना तकनीक का प्रयोग करते हुए आध्यात्मिक उत्पत्ति को स्वर्ण प्रकृति क्यूई की अवधारणा में कुशलतापूर्वक उपयोग किया। तुरंत झोंग लिन ने महसूस किया कि स्वर्ण प्रकृति क्यूई के धागे उसके सामने की नस से बहकर उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ण प्रकृति क्यूई अत्यंत प्रभावशाली है, केवल एक धागे से झोंग लिन को पूरे शरीर में चुभन महसूस होती है। यदि उसने पिछले 8 परतों की साधना को पूरा नहीं किया होता जिससे उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाता, तो यह उसके भौतिक शरीर को भी बिखेर सकता था। जैसे जैसे स्वर्ण प्रकृति क्यू का प्रवाह होता रहा, झोंग लिन का शरीर हल्के सुनहरे रंग में रंग गया, मानो सोने के पाउडर से छिड़का हुआ हो। अगर वह अपना सिर मुंडवाकर किसी मंदिर में बैठ जाए तो वह बौद्ध संप्रदाय के स्वर्ण अर्हत जैसा हो जाएगा। एक पूरी नस के साथ स्वर्ण प्रकृति क्यूई एक अंतहीन ज्वार की तरह झोंग लिन की ओर बढ़ी, उसके दिमाग से प्रेरित होकर शरीर के सभी हिस्सों में बहते हुए अंगों, मांसपेशियों और झिल्लियों का पोषण किया। अचानक झोंग लिन को अपने शरीर में अकड़न महसूस हुई, यहाँ तक कि वह अपने दिल की धड़कन के साथ धातु की टकराहट की आवाज भी धीरे धीरे सुन सका। उनका हृदय द्रवित हो गया, यह महसूस करते हुए कि यह गोल्ड नेचर क्यूई द्वारा भौतिक शरीर को हुई क्षति थी, जो बहुत अधिक गोल्ड क्यूई को अवशोषित करने के कारण हुई थी। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की पूर्णता को प्राप्त करना आसान नहीं है। सोने का शासक न केवल दूसरों के लिए वध लाता है बल्कि स्वयं को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अंतिम परत की साधना एक बार में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे रूपांतरण किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के लिए आध्यात्मिक उत्पत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए और शरीर को स्वर्ण क्यूई से होने वाली हानि को समाप्त करने के लिए अमृत का सेवन किया जाना चाहिए। यदि स्वर्ण क्यूई द्वारा शरीर को होने वाली हानि का समाधान नहीं किया जाता है, तो शरीर के नष्ट होने से पहले साधना तकनीक पूरी नहीं हो सकेगी। सरल शब्दों में कहें तो ये किसी को लौह पुरुष में बदल सकता है। इस एहसास के बाद झोंग लिन ने तुरंत ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर साधना तकनीक का संचालन बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सीधे अपने भंडारण कंगन से आध्यात्मिक कलाकृति भट्टी को बाहर निकाला, जहां इसके आधार पर आध्यात्मिक आग भड़क उठी और उन्होंने उसमें छलांग लगा दी। अमृत का सेवन करना बहुत बोझिल था। झोंग लिन का इरादा 7वें स्तर के पुराने मार्ग पर चलने का था, स्वयं को पुनः संयमित करने के लिए सीधे आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग करना। अमृत में अमृत विष होता है, उनकी तुलना आध्यात्मिक अग्नि से कैसे की जा सकती है। शरीर के भीतर संचित स्वर्ण क्यूई को सीधे फैलाने के लिए इस गोली भट्टी की शक्ति का उपयोग करना हालांकि दर्दनाक था लेकिन बेहद प्रभावी था। एक गड़गड़ाहट के साथ, झुलसती लपटों के साथ झोंग लिन की त्वचा पर गहरे सुनहरे पैटर्न लगातार फूट रहे थे, जिससे कुछ ही क्षणों में क्रिस्टल सा साफ चिकनी त्वचा प्रकट हो गई, कठोरता तुरंत गायब हो गई और भीतर क्यूई रक्त नए सिरे से बहने लगा। इसके अलावा क्यूई रक्त परिसंचरण तेजी से बढ़ रहा था, बाढ़ में नदी की तरह। उफान और गर्जना वास्तव में भयानक। लैन तलवार भगवान का निधन। समय धीरे धीरे बीतता गया और झोंग लिन गेंग मेटल विन और पिलफनेस के बीच आगे पीछे घूमता रहा। इस अंतहीन चक्र में जब भी उसका शरीर धातुमय होने लगता तो वह अपने शरीर को आध्यात्मिक अग्नि से तपाने के लिए गोली भट्टी में कूद जाता, बंधनों को तोड़ देता, स्वर्ण प्रकृति क्यूई को अपने रक्त में एकीकृत करता, इसे अपने पूरे शरीर में फैलाता और अंत में इसे अपनी अस्थियों और शरीर को मजबूत करने के लिए अपने मज्जा के साथ मिलाता। आधे महीने बाद, जैसे ही त्वचा का अंतिम निशान और हड्डी का एक टुकड़ा पूरी तरह से स्वर्ण प्रकृति क्यूई से भर गया, झोंग लिन अंततः दायरे से बाहर निकल गया और उस क्षण शक्ति बढ़ गई। उसका एक बार चमकता हुआ सुनहरा शरीर तुरंत धुंधला हो गया, पहले जैसा चमकदार नहीं रहा, बल्कि इसके बजाय यह जैद की तरह चमकदार हो गया, एक प्राचीन अंबर की सुंदरता से भर गया। झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली, पहले से कहीं अधिक चमकदार, सांस छोड़ी और हवा का प्रवाह तूफान की तरह गड़गड़ाया, जिससे उसके नीचे के पत्थर उड़ गए और चारों ओर टकराने लगे। आधे महीने से ज्यादा की साधना के बाद अपने सामने की नसों से लगभग आधी स्वर्ण प्रकृति क्यूई अवशोषित करके झोंग लिन अंततः ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की 9वीं परत में प्रवेश कर गया। इस प्रकार ये पृथ्वी स्तरीय निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट अंततः पूर्णता तक पहुंच गई। उसकी दाहिनी मुट्ठी को हल्के से कसने पर उसमें से विस्फोटक ध्वनि निकली और उसकी हथेली के चारों ओर सफेद धुंध छा गई, जो ध्वनि विस्फोट से फूटती हवा का संकेत था। हा बढ़िया, ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी एकदम सही है। 2,560,000 पाउंड का विशाल बल, सीधे 2 गुना। अपने शरीर में उमड़ती असीम शक्ति को महसूस करते हुए झोंग लिन जोर से हंसा, उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी, पत्थर उड़ने लगे और पूरी गुफा हिलने लगी।
एक आदर्श ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के साथ मैं लोकसिंह द्वीप समूह को निर्विरोध पार कर सकूंगा। जहां तक फैंग लैन तलवार भगवान की बात है, हालांकि मैंने अभी तक उनसे लड़ाई नहीं की है, मुझे विश्वास है कि मैं हारूंगा नहीं। इस पल झोंग लिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके पिछले जीवन का अनोखा शक्ति अक्षमता का डर था या कोई उत्पीड़न का भ्रम। अगर वह किसी क्षेत्र में सबसे ताकतवर नहीं होता तो हमेशा एक असुरक्षा की भावना रहती थी। यही स्थिति जुआनगुई महाद्वीप पर भी थी और यहाँ लोकसिंह द्वीप पर भी। कभी कभार आराम करने के अलावा झोंग लिन अपना बाकी सारा समय साधना के लिए कड़ी मेहनत करने में बिताता था। यद्यपि वह अभी भी यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की पूर्णता ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास दिया है। अपनी साधना को स्थिर करने के बाद झोंग लिन ने देर नहीं की, पुस्तकालय का दरवाजा फिर से बंद कर दिया, खुद को तलवार की रोशनी में लपेट लिया और बैंगनी बादल संप्रदाय की ओर बढ़ते हुए आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह अग्नि मेघ महल में लौटा, इससे पहले कि वह महान हॉल में प्रवेश कर पाता, वानपो की आकृति दूर से उसके पास आ गई। नमस्कार एल्डर झोंग, आप वापस आ गए हैं। अपने सामने खड़े वानपू को देखते हुए झोंग लिन ने संदेह से पूछा, क्या आप विशेष रूप से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या कुछ है? एल्डर झोंग, मास्टर आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। संप्रदाय गुरु मुझे ढूंढ रहे हैं, रास्ता दिखाओ। वे दोनों एक के बाद एक मुख्य शिखर पर स्थित बैंगनी बादल महल की ओर उड़ चले। महान हॉल में ओयांग दाओयोंग एक युवा की तरह दिख रहा था। एक ध्यान कुशन पर पालथी मारकर बैठा था। क्यूई खेती का अभ्यास कर रहा था। घने स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई उसके अंदर और बाहर बह रहा था, जैसे कि वह इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत था। ओयांग दाओयोंग के पास आत्मा भ्रूण क्षेत्र साधना थी, जिसे जल तत्व आत्मा शरीर में परिष्कृत किया गया था। उसकी आभा बहुत पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। केवल आत्मा महल को खोलने के लिए आत्मा तोड़ने वाली गोली की कमी थी, जिससे वह यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सके। दोनों को आते देख ओयांग दाओयोंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। संप्रदाय गुरु, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या कुछ हुआ है? झोंग लिन ने तुरंत पूछा। ओयांग दाओयोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, फैंग लैन तलवार भगवान का निधन हो गया है। ये सुनकर झोंग लिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि उसका अंत निकट था? अगर निकट भी था तो उसे कुछ और साल जीना चाहिए था। वह अचानक सिर्फ आधे महीने में कैसे चल बसा? संप्रदाय गुरु, क्या ये खबर विश्वसनीय है? यह कोई मजाक की बात नहीं है। ओयांग दाओयोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसी बात कैसे झूठा साबित कर सकता हूँ? फैंग लैन तलवार भगवान का निधन 3 दिन पहले हुआ था और कल ही भयंकर सूर्य महल ने हमें श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था। झोंग लिन ने व्यंग्य किया, वे निश्चित रूप से उत्सुक हैं। मुझे लगता है कि फियस सन पैलेस ने केवल हमें ही आमंत्रित नहीं किया है। एल्डर झोंग, आपकी अंतर्दृष्टि तीव्र है। पूरे लोकसिंह द्वीप समूह की प्रमुख सेनाओं को भयंकर सूर्य महल से पत्र प्राप्त हुए हैं। ये व्यवहार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके पास गुप्त उद्देश्य है। वे प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और अपनी शक्ति घोषित करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में भयंकर सूर्य महल की शक्ति बढ़ती जा रही है और विशेषज्ञ उभर रहे हैं। अगर फैंग लैन तलवार स्वामी उन पर नियंत्रण न रखते तो शायद वे बहुत पहले ही 7 सितारा संप्रदाय से भिड़ गए होते। अब फैंग लैन तलवार स्वामी के निधन के बाद भयंकर सूर्य महल यह मौका नहीं चूकेगा और शायद हमें डराने के लिए ही हमें आमंत्रित किया है। ओयांग दाओयोंग ने आह भरी। झोंग लिन की 6ठी कक्षा के कीमियागर के रूप में पदोन्नति ने उनके बैंगनी बादल संप्रदाय के उदय को चिन्हित किया। स्वाभाविक रूप से वे इस गंदी स्थिति को छेड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार जियांगू में कई चीजें आपके लिए तय करने के लिए नहीं होती हैं। इसके अलावा भयंकर सूर्य महल संभवतः ये सत्यापित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या फैंग लैन तलवार भगवान वास्तव में मर चुका है। एल्डर झोंग, क्या आप सुझाव देते हैं कि फैंग लैन तलवार भगवान ने अपनी मृत्यु का नाटक किया होगा? निश्चित नहीं। मुख्य रूप से फैंग लैन तलवार भगवान का निधन बहुत संदिग्ध है। अचानक खबर आई कि उनका अंत निकट था और फिर पलक झपकते ही उनका निधन हो गया, बहुत जल्दी। झोंग लिन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह ओयांग फैंग को फंसाने के लिए वांग चोनग्यान की नकली मौत जैसा लग रहा था। किसी भी हालत में हमें इस बार जाना ही होगा एल्डर झोंग। मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आप टीम का नेतृत्व 7 स्टॉस सेक तक करें। आप क्या सोचते हैं? झोंग लिन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, ठीक है।
वह हमेशा से ही 7 सितारा संप्रदाय का दौरा करने का अवसर खोजना चाहता था, क्योंकि उसकी तलवार की मंशा छठे चरण में बिना प्रगति के अटकी हुई थी, और लोकसिंह द्वीप बहुत दूर थे, जहां तलवार दाव गुप्त मैनुअल की पर्याप्त कमी थी, जिसे वह समझ नहीं पाया, जबकि 7 सितारा संप्रदाय में एक तलवार परीक्षण चट्टान थी, जिसमें कथित तौर पर एक तलवार दाव मास्टर की तलवार का निशान था, जिसमें तलवार की मंशा साल भर बनी रहती थी। झोंग लिन ये देखना चाहता था कि क्या इससे उसे तलवार की मंशा को समझने में मदद मिलेगी। तो फिर समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। भयंकर सूर्य महल की दी गई तारीख इस महीने के अंत में है, जो फैंग लैन तलवार भगवान का 7वां दिन स्मारक भी है। तस्क 7वें दिन का स्मारक। भयंकर सूर्य महल वास्तव में फैंग लैन तलवार भगवान के प्रति पर्याप्त नाराजगी रखता है। झोंग लिन ने चुटकी ली। ओयांग दाओयोग भी खुद को असहाय महसूस कर रहा था। 7वें दिन मुसीबत खड़ी करने जा रहे थे। अगर उनमें जबरदस्त दुश्मनी न होती तो वे इतने बेशर्म न होते। झोंग लिन के उठने और फायर क्लाउड पैलेस में वापस लौटने से पहले दोनों ने कुछ विशेष बातों पर चर्चा की। अग्नि मेघ महल के पीछे वाले पहाड़ में गु चेन वर्तमान में ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। इस समय तक वह पहले से ही इस तलवार तकनीक की मूल बातें समझ चुका था, और हर चाल के साथ तलवार क्यूई बड़ी शक्ति के साथ फूट पड़ती थी। ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक 7 खंडित तलवार तकनीकों में सबसे मजबूत आक्रामक है, ये देखते हुए कि सोना मारने में माहिर है, हमला करने में सबसे अच्छा है। तलवार क्यूई संरक्षण के साथ कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। जब इसमें महारत हासिल कर ली जाती है तो किसी भी तलवार कलाकृति का उपयोग किए बिना एक आकस्मिक बिंदु तलवार क्यूई को फट सकता है, प्रतिद्वंद्वी के शरीर को चकनाचूर कर सकता है और एक ही चाल से दिव्य आत्मा को नष्ट कर सकता है। यहाँ आओ गुरुजी, आप वापस आ गए। गु चेन ने अपनी तलवार म्यान में रखी और खड़ा हो गया। झोंग लिन को आते देख उसका चेहरा चमक उठा। वह तेजी से उसकी ओर चला। बुरा नहीं, तुमने ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक की मूल बातें पहले ही समझ ली हैं। लगता है तुमने मेरे जाने के दौरान समय बर्बाद नहीं किया और अच्छी समझ दिखाई। झोंग लिन ने प्रशंसा की। गु चेन ने अपना सिर खुजाते हुए विनम्रता से कहा, शिष्य सारा श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं इसका श्रेय पूर्वज द्वारा दी गई आत्मा तलवार को देता हूं। अन्यथा मेरी प्रगति इतनी तेज नहीं होती। सबसे मोटे कवच का ढेर लगाओ, सबसे कठोर मार सहो। चूंकि आपने ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक की मूल बातें पहले ही समझ ली हैं, इसलिए आपको प्रतिदिन लगन से अभ्यास करना चाहिए। एक बार जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो मैं आपको चेनेक्सिंग शुईयाओ तलवार तकनीक सिखाऊंगा। 5 तत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति, जिसमें धातु से जल का जन्म होता है। अगर आप चेनेक्सिंग शुईयाओ तलवार तकनीक में भी निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके साथियों को परास्त करने के लिए पर्याप्त होगा, झोंग लिन ने कहा। गु चेन का चेहरा खुशी से भरा हुआ था जब उसने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ गुरुजी, शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। यह मामला तत्काल नहीं है, मैं तुम्हें एक और साधना तकनीक सिखाऊंगा। मास्टर, क्या ये वही मार्शल आर्ट तकनीक है जिसका आपने पहले जिक्र किया था, जो दुश्मन को मारने के लिए स्तरों को पार करने में सक्षम बनाती है? गु चेन ने उत्साह से भरी आंखों से पूछा। बिल्कुल, यह एक शारीरिक शोधन तकनीक है। हालांकि आध्यात्मिक शरीर को संघनित करने के बाद आपका भौतिक शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक शरीर का निर्माण करना कठिन है। लोकसिंह द्वीप समूह के 90% से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में ही अटके हुए हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। हालांकि ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी व्यक्ति को पहले से ही एक शक्तिशाली काया और सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे उच्च स्तर के शक्तिशाली दुश्मनों को मारना स्वाभाविक हो जाता है। क्या इस मार्शल आर्ट तकनीक को ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी कहा जाता है? हाँ, ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी एक पृथ्वी स्तर का निम्न श्रेणी का मार्शल आर्ट है। पहली परत की साधना से 10,000 पाउंड की शक्ति प्राप्त होती है, दूसरी परत से 20,000 पाउंड की, तीसरी परत से 40,000 पाउंड की, और प्रत्येक परत के साथ शक्ति दोगुनी हो जाती है। जब आप पूर्णता में 9वीं परत तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास 2,56,000 पाउंड की शारीरिक शक्ति होगी, जो इसे एक अद्वितीय शारीरिक कौशल बना देगा। आपने दूसरों से 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में मेरे कार्यों के बारे में सुना होगा। उस समय मैं केवल आत्मा सागर क्षेत्र की साधना कर रहा था, लेकिन मेरा ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर 7वें स्तर तक पहुंच गया था, जिससे मुझे 64,000 पाउंड की शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई, और मैंने ड्रैगन कुंडलित तारा की गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली। आत्मा सागर क्षेत्र में कोई भी मार्शल कलाकार मेरे प्रहार का सामना नहीं कर सकता था,
और यहाँ तक कि आत्मा भ्रूण क्षेत्र में संघनित आध्यात्मिक शरीर वाले लोगों को भी दबाया जा सकता था, इसलिए 7 सितारा गुप्त क्षेत्र मेरे लिए खतरनाक नहीं था, यह मेरे पिछवाड़े की तरह था। झोंग लिन ने प्रभावशाली ढंग से कहा। गु चेन ने स्वाभाविक रूप से 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में अपने गुरु के दबंग कार्यों के बारे में सुना था और ईर्ष्या से भर गया था, यह महसूस करते हुए कि यह पृथ्वी स्तर के निम्न ग्रेड मार्शल आर्ट्स ड्रैगन हाथी गोल्डन बॉडी के कारण था। यदि वह भी इसे सीख सके तो इस विचार से गु चेन का पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। वह झोंग लिन को उत्कट निगाहों से देखने लगा। गुरुजी, मुझे सिखाइए। हा, ठीक है। झोंग लिन ने गु चेन को ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की 9 परतों की खेती करने के तरीके सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की साधना में पहले ही निपुणता प्राप्त कर चुके झोंग लिन की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अगर गु चेन अपनी साधना में सफल भी हो जाता तो भी वह झोंग लिन का मुकाबला नहीं कर पाता, चेन जिया के विपरीत जिसने कई कमजोरियां छोड़ दी थीं। 1 घंटे बाद ये देखकर कि गु चेन ने तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया है, झोंग लिन फिर बोला, जहां तक शारीरिक मार्शल आर्ट्स की बात है, सीधे शब्दों में कहें तो ये सबसे मोटे कवच को इकट्ठा करने और सबसे कठिन प्रहार को झेलने के बारे में है। जब तक मैं नहीं मरता तुम मर जाओगे। हालांकि ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी शक्तिशाली है, तुम्हें मूल बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इसे केवल एक युद्ध कौशल के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। खांसी, सबसे मोटा कवच पहन लो, सबसे कठिन प्रहार सह लो। गुरुजी, आपके शब्द, इनसे अचानक मुझमें सीखने की इच्छा नहीं रह जाती। गु चेन ने अपने गुरु की ओर नाराजगी से देखा, इतना शक्तिशाली मार्शल आर्ट, लेकिन उसके गुरु के मुंह में यह एक मारो दिव्य कौशल बन गया और उसकी प्रत्याशा तुरंत कम हो गई। झोंग लिन ने गु चेन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया, यद्यपि यह कच्ची बात है पर यह सच है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक मार्शल आर्ट इतने कम क्यों हैं? क्या वे नहीं जानते कि यदि इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो ये सभी स्तरों के दुश्मनों को हराने में सक्षम है? शारीरिक मार्शल आर्ट साधना करना कठिन है, जबकि ध्यान में बैठकर ची साधना करना कठिन होता है। शुरुआत में इसके लिए शारीरिक मार सहनी पड़ती है और बाद में विभिन्न अमृत गोलियों और द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जिनमें बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं और साधना प्रक्रिया कष्टदायक होती है। मुख्य बात यह है कि साधारण मार्शल आर्टिस्ट को केवल आत्मिक भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश करने और एक आध्यात्मिक शरीर को संघनित करने की आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर की शक्ति भौतिक मार्शल आर्ट से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तो भौतिक मार्शल आर्ट की साधना की कठिनाई क्यों सहन करें, जब लगन से ची साधना ही पर्याप्त होगी? गु चेन ने इन शब्दों पर विचार किया, जबकि झोंग लिन मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। झोंग लिन के पहले के शब्द सही और गलत दोनों थे। वास्तव में एक भौतिक मार्शल आर्ट की साधना के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह अत्यंत कष्टदायक होता है, लेकिन कितने लोग वास्तव में आत्मा भ्रूण क्षेत्र को तोड़कर आध्यात्मिक शरीर को संघनित कर पाते हैं? इन चीजों का माप स्वयं पर निर्भर करता है। 3 दिन बाद झोंग लिन और वानपो एक साथ 7 सितारा संप्रदाय की ओर बढ़े। वे किसी और को साथ नहीं लाए, क्योंकि 7 सितारा संप्रदाय की यह यात्रा महज एक साधारण शोक यात्रा नहीं थी। वानपो ने पहले ही अपने आध्यात्मिक शरीर को सघन कर लिया था और आत्मिक भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसकी शक्ति बिल्कुल सही थी। अगर कोई खतरा होता तो भी वह अपनी रक्षा कर सकता था। 7 सितारा संप्रदाय लोकसिंह द्वीप समूह के दक्षिण पूर्व में स्थित है और दूसरे व्यक्ति की गति से आधे दिन की उड़ान भरने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एल्डर झोंग आगे 7 सितारा संप्रदाय है। वानपो ने दूर धुंधली चोटियों की ओर इशारा किया। कुल 7 चोटियां थीं, जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थीं, मानो तारों भरे आकाश में 7 चमकते तारे हों, इसलिए उनका नाम 7 सितारा संप्रदाय पड़ा। जैसे ही झोंग लिन ने ध्यान से देखा, अचानक समुद्र के ऊपर कुछ लंबे इंद्रधनुष दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक पर एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट खड़ा था, क्योंकि आकाश में उड़ने में सक्षम कोई भी व्यक्ति कम से कम आत्मा सागर क्षेत्र का होता है। हम कुइहू संप्रदाय के अनुयायी हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आदरणीय मित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? एक वृद्ध मार्शल आर्टिस्ट ने दूर से झोंग लिन और वानपो की ओर हाथ बढ़ाते हुए विनम्रतापूर्वक पूछा। झोंग लिन ने एक नजर दौड़ाई और देखा कि वहां कुल 5 लोग थे। बोलने वाला एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था जिसके पास एक सघन आध्यात्मिक शरीर था, जबकि बाकी 4 के पास आत्मिक सागर क्षेत्र की साधनाएं थीं। बिना कुछ बोले झोंग लिन आगे बढ़ा और अपने हाथों को सहलाते हुए बोला, ये कुइहू संप्रदाय के दोस्त निकले हैं। मुझे लगता है कि आपको भी खबर मिली होगी और आप अपनी संवेदना व्यक्त करने आए होंगे। हम दोनों बैंगनी बादल संप्रदाय के शिष्य हैं।
बैंगनी बादल संप्रदाय। पर्पल क्लाउड सेक्ट का नाम सुनकर वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य से चमक उठा और प्रसन्नता से बोला, क्या ये द्वीप 36 का पर्पल क्लाउड सेक्ट है? वास्तव में? हा, अभी अभी सुना कि आपके संप्रदाय ने एक छठी श्रेणी का कीमियागर पैदा किया है। मैं आपको बधाई देने ही वाला था, लेकिन आपके संप्रदाय के शिष्यों से यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं कुइहू संप्रदाय का जोंग शांगजियान हूँ। आप दोनों से मिलकर मुझे खुशी हुई। वानपू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने झोंग लिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बैंगनी बादल संप्रदाय के वानपू, आपसे मिलकर खुशी हुई, भाई जोंग। हम क्या छठी कक्षा का कीमियागर है? मुझे लगता है ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए है। एक छोटा सा बैंगनी बादल संप्रदाय एक छठी कक्षा के कीमियागर को कैसे साध सकता है, और कौन इस पर विश्वास भी करेगा? कुइहू संप्रदाय के शिष्यों के लिए भी ये ज्यादा कुछ नहीं कहता। आकाश से एक तेज रोशनी चमकी और लपटों के बीच एक युवा रईस दिखाई दिया, जिसने सोने का चोगा पहना हुआ था और उसके पीछे कई अन्य लोग थे। एक ही वाक्य से उसने दोनों समूहों को नाराज कर दिया, और चाहे वो वानपू हो या कुइहू संप्रदाय के लोग, सबके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। खासकर जोंग शांगजियान, जो गुस्से में था, जाहिर तौर पर नए आने वाले की पहचान रहा था। मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है। पता चला कि यह आप ही हैं, अग्नि मेघ बूढ़ा राक्षस, जो अब भी पहले की तरह ही बदजुबानी करता है। क्या आप अग्नि मेघ महल के बाहरी घर में सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं रह रहे हैं? जोंग शांगजियान का मजाक निरंतर जारी था, और एक वाक्य से उसने 3 शब्द देवताओं को क्रोधित कर दिया। जोंग शांगजियान, तुम मौत की तलाश में हो। बोलते समय उस व्यक्ति ने अपनी तरल आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रसारित किया और हथेली से प्रहार किया, जिससे पूरे आकाश के बादल आग की तरह लाल हो गए, मानो वे चिलचिलाती धूप से जल उठे हों, और एक विशाल हथेली का निशान जोंग शांगजियान की ओर दबाया गया। यह अग्नि मेघ पुराने राक्षस अग्नि मेघ पाम का विशिष्ट कौशल था, और एक बार जब इसे मुक्त कर दिया जाता था, तो आपस में गुथे हुए लाल बादल और प्रचंड अग्नि इससे दूषित होने वाले किसी भी व्यक्ति को अग्नि विष के कारण जलने की पीड़ा पहुंचाते थे। ये भी फायर क्लाउड पैलेस की अनोखी गूढ़ विद्या थी। तुमसे डर लगता है? जोंग शांगशियान ने बिना हिले डुले अग्नि मेघ ताड़ के प्रहार को झेला। उसकी आंखों में पन्ने जैसी हरी रोशनी चमक रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, आध्यात्मिक उद्गम उमड़ा और विशाल अग्नि ताड़ के केंद्र से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ फायर क्लाउड पाम तुरंत ढह गया और तितर बितर हो गया। अग्नि मेघ वृद्ध क्रोध से भर गया। उसके काले बाल प्रचंड हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे एक विशाल अग्नि लाल अजगर आकाश में उड़ गया। उसके चारों ओर का आभामंडल बदल गया, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। धमाका। अग्नि मेघ वृद्ध ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसकी हथेलियां गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकली। बहुत अच्छा। जोंग शांगशियान का हृदय भी युद्ध की भावना से भर गया। उसकी आंखों में पन्ने जैसी हरी रोशनी तेज हो गई। आध्यात्मिक स्रोत उमड़ पड़ा, उसके शरीर को ढांक लिया और एक धधकती हरी लपट बन गई। गड़गड़ाहट। जोंग शांगजियान आगे बढ़ा, उसके चारों ओर विशाल धाराओं को हिलाया। एक लंबी हरी पूंछ वाली लौ बनाई, जो आकाश से उल्का की तरह अग्नि बादल एल्डर की ओर टूट पड़ी। झोंग लिन पीछे हट गया, वानपू को अपने साथ ले गया। दोनों युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए, समुद्र से 1000 मीटर ऊपर एक सफेद बादल से लड़ाई को देखते हुए। इन दोनों की क्या स्थिति है? मिलते ही जीवन मरण का द्वंद्व शुरू हो जाता है। वानपू ने भी अवाक होकर कहा, मुझे इन दोनों संप्रदायों के अनुयायियों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अग्नि मेघ महल और कुइहू संप्रदाय आपस में नहीं मिलते। वे पहली नजर में ही मौत तक लड़ते हैं। हालांकि बुजुर्गों का आपस में उलझना दुर्लभ है, लेकिन निश्चिंत रहो एल्डर झोंग, वे तब तक मारने के लिए नहीं जाएंगे जब तक उनके पास एक दूसरे को नष्ट करने की पूर्ण शक्ति न हो। झोंग लिन को धीरे धीरे इसमें चाल समझ आ गई। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई जबरदस्त थी, फिर भी वे अपनी ताकत पर काबू रख रहे थे। अपना सिर हिलाते हुए झोंग लिन दोनों के बीच लड़ाई पर ध्यान देने में असमर्थ था। चल दर, ये कहकर वह 7 सितारा संप्रदाय की ओर उड़ चला। वानपू उसके पीछे पीछे चल रहा था। 7 सितारा संप्रदाय का वातावरण अत्यंत सुंदर है। चारों ओर सफेद बादल तैर रहे हैं और हर तरफ बादलों का सागर है। बादलों के सागर के बीच 7 विशाल द्वीप ऊंचे खड़े हैं और हर द्वीप पर तरह तरह के महल बने हुए हैं, जो अति सुंदर और सुंदर हैं। द्वीपों के बीच समुद्र की सतह पर विभिन्न दुर्लभ उत्परिवर्ती जीव और अमर सारस दिखाई देते हैं। विशालकाय समुद्री जीव पानी से छलांग भी लगाते हैं और उनकी फुहारें सूर्य की रोशनी में 7 रंगों वाली रोशनी को परावर्तित करती हैं।
लुढ़कते बादलों वाले समुद्र, परी पर्वत, द्वीप समूह और समुद्री जानवर। इसने 7 सितारा संप्रदाय का पर्वतीय द्वार बनाया, जिससे झोंग लिन का दिव्य प्रकाश अवर्णनीय हो गया। इस स्थान की तुलना में बैंगनी बादल संप्रदाय बस एक ग्रामीण कोना था, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। हालांकि मैंने इसे पहली बार नहीं देखा है, लेकिन हर बार यहां आने पर दिल में हलचल मच जाती है। वानपू झोंग लिन के पास खड़ा होकर अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा था। जैसे ही झोंग लिन ने बादलों के समुद्र के बीच 7 सितारा संप्रदाय के सुंदर दृश्यों को देखा, मार्शल कलाकार एक एक करके उसके पास से उड़ते हुए केंद्र में सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रहे थे। सबसे ऊंची चोटी 10 दिशाओं में दिखाई दे रही थी, जो सीधे शून्य में जा रही थी। उसका शरीर हल्के सुनहरे रंग से चमक रहा था। वह 1000 फीट से भी अधिक ऊंची थी, जिसके सामने लोग महज धब्बे जैसे दिख रहे थे। एल्डर झोंग, ये 7 सितारा संप्रदाय का मुख्य शिखर है, गोल्डन स्क्वायर पर्वत। चलो हम भी वहीं चलते हैं। चल दर, बिना अधिक विलंब किए वे सीधे गोल्डन स्क्वायर पर्वत की ओर उड़ चले। अपना नाम बताओ, तुम किस संप्रदाय से हो? जैसे ही वे दोनों गोल्डन स्क्वायर पर्वत के पास पहुंचे, 7 सितारा संप्रदाय के 2 शिष्य उनसे प्रश्न करने के लिए उड़कर आए। उनका स्वर अच्छा नहीं था, यहां तक कि उनमें क्रोध भी था, क्योंकि उन्हें भयंकर सूर्य महल की गतिविधियों का स्पष्ट ज्ञान था। हालांकि अन्य द्वीपों के प्रमुख संप्रदायों को भी आने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी वे इससे नाखुश थे। वानपो आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, 36वां द्वीप, बैंगनी बादल संप्रदाय, यहां सम्मान देने के लिए उपस्थित है। बैंगनी बादल संप्रदाय, क्या आप बैंगनी बादल संप्रदाय से हैं? वानपो का परिचय सुनकर 7 सितारा संप्रदाय के 2 शिष्य अचंभित रह गए। स्वाभाविक रूप से वे उस शक्ति में बहुत रुचि रखते थे जिसने एक नए 6ठी श्रेणी के कीमियागर को जन्म दिया था, और वे उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना चाहते थे। लेकिन अचानक हुई एक बड़ी घटना के कारण उनकी यात्रा में देरी हो गई। ये सही है, मैं बैंगनी बादल संप्रदाय से वानपो हूँ, और यह कीमियागर झोंग है। वानपो ने गर्व से परिचय कराया, क्योंकि 6ठी कक्षा के कीमियागर की उपाधि ने उसे पर्याप्त आत्मविश्वास दिया। स्विश, उनकी निगाहें तुरंत झोंग लिन पर केंद्रित हो गईं। उनकी आंखें लगातार घूम रही थीं, मानो उसके चेहरे पर फूल खिल गए हों। झोंग लिन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दोनों शिष्य केवल आत्मा सागर क्षेत्र में थे, जिसे एक हाथ से आसानी से कुचला जा सकता था। नमस्कार अल्केमिस्ट झोंग, कृपया आगे बढ़ें। वे दोनों एक तरफ हट गए, जिससे उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। झोंग लिन ने सिर हिलाया और गोल्डन पीक पर्वत पर कदम रखते हुए आगे बढ़ गया। वहां महलों, उड़ते झरनों और बहती नदियों से सजी चौड़ी सड़कें, पक्षियों के गीतों और सुगंधित फूलों का एक स्वर्ग, मानो किसी मानव लोक में बसा हो, आपका इंतजार कर रही थी। क्या आप बैंगनी बादल संप्रदाय के झोंग लिन हैं? गोल्डन स्क्वायर माउंटेन पर उतरने, दृश्यों को निहारने और पैदल ऊपर चढ़ने के तुरंत बाद अचानक एक आवाज सुनाई दी। झोंग लिन ने ऊपर देखा और लाल पोशाक में एक महिला को आकाश से उतरते देखा। लंबी, नाजुक भौहें, चमकदार फीनिक्स आंखें, ऊंची और नाजुक नाक, और ज्वलंत लाल होंठ। उस लाल पोशाक के साथ उसकी उज्ज्वल और जीवंत सुंदरता भोर में ओस से चूमे हुए लाल रंग के पेयोनी की छवि को दर्शाती थी। मुख्य बात यह थी कि झोंग लिन ने महिला पर एक परिचित गंध महसूस की, जो कि पर्पल मेंशन पिल की सुगंध थी। ये पर्पल मेंशन पिल के सेवन से बची हुई औषधीय शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके कपड़ों में समाई हुई एक सुगंध थी, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई थी, जो दीर्घकालिक संपर्क का संकेत थी, जिसे केवल एक कीमियागर ही प्राप्त कर सकता था। आम लोग इस गंध को महसूस नहीं कर सकते थे, या अगर महसूस भी करते तो उसे इत्र जैसा समझते। सिर्फ कोई और दवा विशेषज्ञ ही इसे महसूस कर सकता था। झोंग लिन को तुरंत उस व्यक्ति की पहचान का एहसास हो गया, क्योंकि 7 सितारा संप्रदाय में बैंगनी हवेली की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति प्रसिद्ध गोली मास्टर शुययू था। झोंग लिन ने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर शुययू इतनी खूबसूरत होंगी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक श्वेत थी, जमी हुई चर्बी की तरह कोमल, सुंदर आकृति, भरे हुए वक्ष, लंबी टांगें और भरपूर कूल्हे पक्के आड़ू के समान ऐसा आभास देते थे मानो कोमल निचोड़ से अनगिनत मीठे रस का रस निकाला जा रहा हो। कम से कम झोंग लिन ने ऐसी शानदार सुंदरता कभी नहीं देखी थी। अपने आश्चर्य को दबाते हुए झोंग लिन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। मैं झोंग लिन हूँ, मास्टर शुययू को नमस्कार। मास्टर शुययू ने सिर हिलाया। बैंगनी हवेली की गोली की गंध, आप वास्तव में 6ठी कक्षा के कीमियागर तक आगे बढ़ गए हैं। झोंग लिन एक गोली मास्टर के रूप में अपनी स्थिति के कारण मास्टर शुययू पर सुगंध महसूस कर सकता था। और आत्मा संचार गोली, ईश्वर पोषण गोली, तुम बहुत पहले ही 6ठी कक्षा के रसायनज्ञ बन चुके होगे। इसे अभी क्यों उजागर किया?
झोंग लिन का चेहरा सख्त हो गया, ये सोचकर कि उसकी नाक कितनी तेज है। क्या वह भी उसकी गंध सूंघ सकती है? एक विचार के साथ उन्होंने भगवान को छिपाने की तकनीक को सक्रिय कर दिया, जिससे उनकी आभा फैल गई। अब आपको पहचाना नहीं जा सकता। शानदार श्वास छिपाने की तकनीक। झोंग लिन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, आज किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी दिन निर्देश के लिए आऊंगा। मैं भी आपसे और बातचीत करना चाहता हूं, आप पहले छठी कक्षा के कीमियागर हैं जिनसे मैं मिला हूं, मुझे निराश मत कीजिए। ऐसा कहकर मास्टर शुयु मुड़े और चले गए, हवा में सुगंध का एक संकेत छोड़ते हुए। हुआन वो शी कून झाए। झोंग लिन ने जाते हुए वाटरमून पिल मास्टर की पीठ देखी और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये वाटरमून पिल मास्टर मुझे ऐसा एहसास क्यों दे रहा है? दुनिया के बारे में भोला होने का। वानपू, तुम क्या सोचते हो? आहम। वानपू ने 2 बार अपना गला साफ किया और कहा, ऐसा कहा जाता है कि जलचंद्र गोली मास्टर को गोली बनाने का जुनून है और वह शायद ही कभी कीमिया कक्ष से बाहर निकलता है और शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करता है। ओह, समझ गया, दुनिया के बारे में सचमुच भोला हूं। लोकसिंह द्वीप जैसे दुर्गम स्थान पर छठी कक्षा के कीमियागर के पद पर पदोन्नत होने के लिए व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा और परिश्रम होना आवश्यक है। हालांकि इस वाटर मून पिल मास्टर ने कलर फिक्सिंग पिल ले ली है, फिर भी वह ज्यादा बुरी नहीं हुई है, 100 साल की भी नहीं। ऐसी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रतिभा और अकल्पनीय प्रयास की जरूरत होती है। यह उन वैज्ञानिकों के समान है जो प्रयोगशाला में वर्षों बिताते हैं, अक्सर सांसारिक मामलों से अनभिज्ञ रहते हैं, ये समझ में आता है। हालांकि उसके साथ कीमिया पर चर्चा करना एक बात है, लेकिन धोखेबाजी जैसे हुनर वाले व्यक्ति के लिए यह व्यर्थ है। बेहतर होगा कि आप ज्यादा अमृत रेसिपीज ढूंढने में समय बिताएं और सीधे अधिकतम करने के लिए असीमित कौशल बिंदुओं का उपयोग करें। चल दर, झोंग लिन ने वानपू से कहा, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। वानपू उसके पीछे पीछे चल रहा था। सम्मान दिखाने के लिए सभी अतिथि पैदल ही आए। रास्ता लोगों से भरा हुआ था, स्पष्टतः वे अन्य द्वीपीय सेनाओं द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि थे। एल्डर झोंग, यह 21वें द्वीप की किंगहुआ घाटी की हरे वस्त्रधारी परी है, जो आत्मा भ्रूण क्षेत्र साधना के साथ है। यह एमरल्ड फॉरेस्ट द्वीप से आयरन वुड वेनरेबल है, जो स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये ग्रीन फीनिक्स पवेलियन से रेड फीनिक्स एल्डर है, एक यूनिलिंग रियल्म मार्शल आर्टिस्ट। यह इल्यूजन स्पिरिट सेक्ट से श्री लिंग हुआन है, जो स्पिरिट एम्ब्रियो दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है। रास्ते में वानपू लगातार ध्वनि संचरण के माध्यम से झोंग लिन को इन लोगों की पहचान से परिचित कराता रहा, जिससे झोंग लिन को लोकसिंह द्वीप समूह की विभिन्न ताकतों की स्पष्ट समझ हो गई। कई लोग काफी परिचित थे, वे पिछले 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में संक्षिप्त रूप से मिले थे, लेकिन उस समय झोंग लिन ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका दिमाग पदोन्नति संसाधनों को जब्त करने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर केंद्रित था। क्या भयंकर सूर्य महल से लोग अभी तक नहीं आए हैं? वानपू ने चारों ओर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन भयंकर सूर्य महल से उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बड़ी हस्तियां हमेशा सबसे आखिर में दिखाई देती हैं। झोंग लिन ने मजाक किया। झोंग लिन को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने वानपू को खींचकर एक मंडप ढूंढ लिया, जहां वह बैठकर प्रतीक्षा कर सके। इन सेनाओं के प्रतिनिधि भी पहाड़ी पर प्रतीक्षा कर रहे थे, या तो 7 सितारा संप्रदाय से मुलाकात के लिए या भयंकर सूर्य महल के आगमन के लिए। इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष की तुलना में वे तो बस बीच में फंसे मोहरे थे। वे बस दोनों अधिपतियों के विजेता तय करने का इंतजार कर सकते थे, और चाहे कोई भी जीते, वे बस उसी के अनुसार जयकार करते। छोटे किरदारों का दुख ऐसा ही होता है। गोल्डन स्क्वायर पर्वत की ढलानों के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे पत्थर की बेंचों पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट बैठे इंतजार कर रहे थे। इन तीनों लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी। वे शक्तिशाली आकृतियां थीं, जिनमें घूमती हुई आदिम ख्यूई थी। सभी ने अपने आध्यात्मिक शरीरों को संघनित कर लिया था। वे दुर्जय आकृतियां थीं जो अपने स्वयं के संप्रदायों की स्थापना करने में सक्षम थीं। क्या भयंकर सूर्य महल से लोग नहीं आए हैं? वे हमें मोहरे की तरह रास्ता दिखा रहे हैं। वे कितने दबंग हैं। ब्रह्म आत्मा संप्रदाय के श्री लिंग हुआन ने पत्थर की मेज पर अपनी हथेली पटकी तथा अपने आंतरिक क्रोध को दबाते हुए जोर से बोला। अपनी भ्रमकारी तकनीकों के लिए प्रसिद्ध श्री लिंग हुआन ने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था, जिसके चारों ओर धुंध छाई हुई थी, जिससे वे वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझना कठिन था। यही कारण है कि उन्हें श्री लिंग हुआन कहा जाता है। आपने पहले भी भयंकर सूर्य महल के दबंग स्वभाव को महसूस किया है। उन्हें 7 सितारा संप्रदाय ने नियंत्रित किया है, अन्यथा वे और भी ज्यादा उग्र हो जाते।
अब फैंग लैन तलवार भगवान ध्यान में बैठे हैं, इसलिए कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता, वे बस अपना असली रूप दिखा रहे हैं। श्री लिंग हुआन के बगल में एक मार्शल आर्टिस्ट ने दबंग आभा बिखेरते हुए उपहास किया। इस व्यक्ति का नाम कुंग झाई था, जो जल ड्रैगन मंडप का उप संप्रदाय मास्टर था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आध्यात्मिक उत्पत्ति प्रकट हुई तथा नीले रंग की गन क्यूई ने उनके शरीर के चारों ओर एक ड्रैगन का आकार ले लिया। वह भी एक सघन आध्यात्मिक शरीर के साथ एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ठीक है, तुम दोनों अपनी आवाज कम रखो। गुस्सा करने से क्या फायदा? हालांकि भयंकर सूर्य महल दबंग है, लेकिन उसके पास उसे समर्थन देने की ताकत भी है। सभी 9 महान बुजुर्ग आत्मा भ्रूण क्षेत्र में हैं और उप संप्रदाय मास्टर यान यान ने 10 साल पहले आत्मा महल खोला था और यूनिलिंग क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे। जहां तक संप्रदाय मास्टर झांग जियुयान की बात है, वे यूनिलिंग क्षेत्र के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसके साथ ही तीनों चुप हो गए। छोटे संप्रदायों की तुलना में, जहां आत्मा भ्रूण क्षेत्र के व्यक्ति संप्रदाय के स्वामी हो सकते थे, भयंकर सूर्य महल की शक्ति सचमुच भारी थी। सभी 9 महान बुजुर्ग आत्मा भ्रूण क्षेत्र में हैं और यूनिलिंग क्षेत्र में 2 संप्रदाय गुरु भी, यहां तक कि 7 सितारा संप्रदाय भी उनकी उच्च शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि भयंकर सूर्य महल शाश्वत नंबर 2 होने से संतुष्ट नहीं है। यदि फैंग लैन तलवार भगवान एक आधा कदम जुवानदान क्षेत्र का आंकड़ा उन्हें दबा नहीं रहा होता, तो भयंकर सूर्य पैलेस लोक्सिंग द्वीपों में बहुत पहले ही छा गया होता। अब हम बस यही कर सकते हैं कि किसी भी पक्ष को नाराज करने से बचें और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें। चाहे वह भयंकर सूर्य महल हो या 7 सितारा संप्रदाय, दोनों में से कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसे हम भड़काने का जोखिम उठा सकें। हम और क्या कर सकते हैं? जानवरों की खाल पहने, नाक में अंगूठी और बाजुओं पर कड़ा पहने एक युवक बोला, जो एक वास्तविक बर्बर व्यक्ति की तरह था, फिर भी उसका चेहरा साफ और सुंदर था तथा उसमें उच्च मार्शल आर्ट की प्राचीन आकर्षण झलक रहा था। ये व्यक्ति वू शी है, जो वयुन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है, साथ ही एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र मार्शल कलाकार भी है, जिसने एक लकड़ी आत्मा शरीर को परिष्कृत किया है। वुड स्पिरिट्स प्रकृति के करीब हैं, लोगों को ठीक करने और बचाने में माहिर हैं, लेकिन वयुन संप्रदाय की मार्शल आर्ट जहर और गू के रास्ते का अनुसरण करते हुए एक अनोखा रास्ता अपनाती है, जिससे वे अप्रत्याशित हो जाते हैं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या आपने लोक्सिंग द्वीप समूह पर नव पदोन्नत 6ठी कक्षा के कीमियागर के बारे में सुना है? वू शी ने अचानक विषय बदल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि आगे की चर्चा भयंकर सूर्य महल से किसी को सुनाई दे सकती है, जिससे परेशानी पैदा हो सकती है। दोनों वास्तव में 6ठी कक्षा के कीमियागर की ओर आकर्षित थे और श्री लिंग हुआन ने सिर हिलाया। बेशक मुझे पता है, बैंगनी बादल संप्रदाय सभी को पिल मास्टर के भोज में आमंत्रित कर रहा था, लेकिन यह मामला उठ गया जिससे ये फिलहाल अनसुलझा रह गया। मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह झूठ है। यहाँ तक कि भयंकर सूर्य महल भी वर्षों से 6ठी श्रेणी के कीमियागर को विकसित नहीं कर सका, तो बैंगनी बादल संप्रदाय कैसे कर सकता है? अविश्वास से भरे कुंग झाई को इस नव पदोन्नत 6ठी कक्षा के कीमियागर के बारे में संदेह बना रहा। ऐसा नहीं हो सकता। एक पिल मास्टर के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा प्रतिभा की जरूरत होती है। आप वाटर मून पिल मास्टर, जो अभी 100 साल का भी नहीं हुआ है, पहले से ही 6ठी कक्षा का कीमियागर है, को कैसे समझाएंगे? श्री लिंग हुआन ने जवाब दिया। कुंग झाई ने इस बार कोई बहस नहीं की, क्योंकि प्रतिभा वाकई एक ऐसी चीज है जो इंसान को लाचार बना देती है। हालांकि सभी इंसान हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों के बीच का अंतर इंसानों और कुत्तों के बीच के अंतर से भी ज्यादा हो जाता है। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। कुंग झाई ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और हठपूर्वक अपना रुख बनाए रखा। श्री लिंग हुआन ने परवाह नहीं की और इसके बजाय वो शी पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। भाई वो, क्या आपके पास कोई अंदरूनी खबर है? वो शी हल्के से मुस्कुराए। बैंगनी बादल संप्रदाय जिस 6ठी कक्षा के कीमियागर की बात कर रहा है, उसका नाम जोग लिन है और संयोग से वह यहाँ है। इसके अलावा मैंने अभी अभी वाटर मून पिल मास्टर को उसके साथ बातचीत करते देखा है और उसने पुष्टि की है कि वह वास्तव में 6ठी कक्षा का कीमियागर है। वास्तव में? बिल्कुल। मैं ऐसे मामलों में लापरवाही से कैसे बोल सकता हूँ? शुरू होता है। क्या पिल मास्टर झोंग आत्मा तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत कर सकते हैं? इन शब्दों के साथ तीनों लोगों की आंखें चमक उठीं। यूनिलिंग क्षेत्र को भेदने के लिए आत्मा महल को खोलना जरूरी है और आत्मा महल को खोलने के लिए आत्मा भेदन गोली की जरूरत होती है।
हालांकि आत्मा भेदन गोली को परिष्कृत करने के लिए छठी श्रेणी के कीमियागर की जरूरत होती है। यह अपने आप में एक चक्र है। पहले पूरे लोकसिंह द्वीप समूह में केवल एक ही शुइमू पिल मास्टर था जो सेवन स्टॉस संप्रदाय से संबंधित था। वर्षों से सेवन स्टॉस संप्रदाय ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है और किसी भी पिल की तलाश करने वाले व्यक्ति से भारी कीमत वसूलता है, कभी कभी तो आत्मा तोड़ने वाली पिल से भी कई गुना ज्यादा। फिर भी 7 सितारा संप्रदाय आत्मा तोड़ने वाली गोलियों की संख्या को सख्ती से सीमित करता है तथा हर कुछ दशकों में केवल एक ही गोली का उत्पादन करता है। लोकसिंह द्वीप समूह पर आध्यात्मिक शरीर का संघनन करने वाले मार्शल कलाकारों की 7 सितारा संप्रदाय के प्रति मिश्रित भावनाएं हैं। इसी वजह से भयंकर सूर्य महल 7 सितारा संप्रदाय को बदलना चाहता है। ये जानना जरूरी है कि उस जमाने में उनके मुख्य और उप संप्रदाय के स्वामी 7 सितारा संप्रदाय के कारण यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश में लगभग दिवालिया हो गए थे। अब लोकसिंह द्वीप पर एक दूसरे छठी कक्षा के कीमियागर के जन्म के साथ वो शी कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। खून झाई का उत्साह इतना स्पष्ट था कि ऊपर पेड़ की पत्तियां भी हिलने लगीं। भले ही यह अभी संभव न हो, हम अंततः इसे परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। तब क्या हमें आत्मा महल को खोलने और यूनलिंग क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर भी मिलेगा। पारलौकिक क्षेत्र में 3 छोटे क्षेत्र 3 खजानों के अनुरूप हैं, सार, ऊर्जा और आत्मा। विशेषकर अंतिम क्षेत्र यूनलिंग क्षेत्र आत्मिक शक्ति का प्रयोग पूर्ववर्ती लोकों को आसानी से कुचल सकता है और जीवनबद्ध आध्यात्मिक कलाकृति को पोषित कर सकता है। यह अंतर इतना विशाल है कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी के समान कहा जा सकता है। काश। श्री लिंगहुआन अचानक उठ खड़े हुए और उत्साहित होकर बोले, मुझे पिल मास्टर झोंक से मिलना चाहिए और उनसे परिचित होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। खूंग झाई ने भी गहरी सांस ली और अपने अंदर के उत्साह को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बीमार। दूर से आग के बादलों का एक समूह दिखाई दे रहा था और तपती हुई आभा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज्वालामुखी के पास हो। उन तीनों ने अपने भाव बदल दिए और ऊपर देखा तो वहां वास्तविक अग्नि बादल नहीं बल्कि अग्निगुण तकनीक का अभ्यास कर रहे मार्शल कलाकारों का एक समूह था। सबसे आगे एक लंबा आदमी था जो लाल रंग का वस्त्र पहने हुए था, जिस पर सुनहरे धागे से 9 सूर्य कढ़ाई किए हुए थे जो भयंकर प्रभुत्व और महिमा की आभा बिखेर रहा था। ये व्यक्ति झांग जियोयांग था जो भयंकर सूर्य महल का संप्रदाय गुरु था। यूनलिंग क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल कलाकार था जो 3 खजानों को एकीकृत करने और एक ज्वानदान को संघनित करने से सिर्फ एक कदम दूर था। उसके पीछे एक युवक खड़ा था जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। हालांकि वह देखने में साधारण लग रहा था, उसकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं और जहां भी उसकी नजर पड़ती वहां का माहौल विकृत हो जाता था। यहाँ तक कि युद्ध कलाकारों को भी ऐसा लग रहा था मानो वे भीषण लपटों में झुलस रहे हों और किसी भी क्षण राख में बदल जाने को तैयार हों। ये व्यक्ति यान यान था जो भयंकर सूर्य महल का उपसंप्रदाय मास्टर था, जो यूनलिंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक मार्शल कलाकार था। यह संप्रदाय गुरु झांग जियोयांग, उप संप्रदाय गुरु यान यान और 9 महान बुजुर्ग सभी यहाँ हैं। क्या भयंकर सूर्य महल 7 सितारा संप्रदाय के साथ युद्ध करने की योजना बना रहा है? श्री लिंगहुआन की आवाज कांप रही थी, उनके चेहरे पर डर के भाव झलक रहे थे। भयंकर सूर्य महल के बारे में अपनी पूर्व शिकायतों के बावजूद जब इस विशालकाय वस्तु का सामना हुआ तो कोई भी व्यक्ति केवल झुककर चुपचाप स्वीकार कर सकता था। दूसरों के विपरीत भयंकर सूर्य महल के शिष्य पहाड़ पर पैदल नहीं चढ़े बल्कि सीधे उड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। भयंकर सूर्य महल के लोग यहाँ हैं। शो शुरू होने वाला है। चलो पहाड़ पर चलते हैं। झोंग लिन उत्सुकता से भरे उत्साह के साथ पत्थर की बेंच से उठे और कुछ अवाक वानपू को पहाड़ की ओर खींचते हुए चले गए। चूंकि वे दौड़ रहे थे, स्वाभाविक रूप से वे उड़ने वालों के साथ नहीं चल पाए। जब तक वे दोनों पहाड़ की चोटी पर स्थित गोल्डन लाइट हॉल पहुंचे तब तक दृश्य शुरू हो चुका था। झोंग लिन को कोई जल्दी नहीं थी, वह भीड़ के बीच से निकलकर चुपचाप शो देखने के लिए एक खुली जगह ढूंढ रहा था। अगर नर्तक ज्यादा तेज कान वाले न होते तो शायद वह कुछ खरबूजे के बीज निकाल लेता। झांग जियोयांग, क्या आप विद्रोह करने का इरादा रखते हैं? वक्ता एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने बादलों के डिजाइन वाला गहरे रंग का कढ़ाईदार लबादा पहना हुआ था। उसकी भौहें उसके बालों तक पहुंच रही थीं। वह लगातार एक तेज तलवार जैसी आभा बिखेर रहा था, मानो शून्य को चीरकर सीधे दिल तक पहुंच रही हो। वानपो, ये जानते हुए कि झोंगलिन सामाजिक मामलों में पारंगत नहीं है, ने स्पष्ट रूप से कहा, बड़े, ये लुओ कानफेई है, 7 सितारा संप्रदाय का उप संप्रदाय गुरु, जिसे स्वर्गीय तलवार गुरु के रूप में जाना जाता है।
मध्यचरण यूनिलिंक क्षेत्र साधना के साथ। कितना अहंकारी शीर्षक है। स्वर्गीय तलवार मास्टर। उसने तलवार की मंशा को भी नहीं समझा है, फिर भी वह खुद को तलवार मास्टर कहने का साहस करता है। उसे यह साहस किसने दिया? 7 सितारा संप्रदाय में एक मुख्य और एक उप संप्रदाय गुरु, 7 महान बुजुर्ग और सभी आत्मा भ्रूण क्षेत्र में हैं। सामने वाला वास्तव में उप संप्रदाय गुरु है, हालांकि अब उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए था। झांग जियोयांग आगे बढ़ा, अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए गंभीर स्वर में बोला, स्वर्गीय तलवार, तुमने यह बात बहुत आगे बढ़ा दी। मेरा प्रचंड सूर्य महल तुम्हारे सप्तम तारा संप्रदाय के अधीन नहीं है, तो फिर विद्रोह की यह बात कहां से आ रही है? या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा सप्तम तारा संप्रदाय इतना ऊंचा है कि वह लोक्सिंग द्वीप समूह के सभी संप्रदायों और गुटों को तुम्हारे अधीन केवल कुत्ते समझता है? झांग जियोयांग के शब्द अत्यंत कपटी थे, जो सीधे तौर पर 7 सितारा संप्रदाय को बाकी सभी के विरोध में खड़ा कर रहे थे। स्वर्गीय तलवार मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि उन्होंने वास्तव में ऐसा सोचा था, कुछ चीजें हैं जो कोई कर सकता है, लेकिन उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए, विशेषकर अब जब सर्वोच्च नेता की शीर्ष युद्ध शक्ति अनुपस्थित है। झांग जियोयांग, कलह बोना बंद करो। 7 सितारा संप्रदाय तुम्हारा स्वागत नहीं करता, कृपया चले जाओ, स्वर्गीय तलवार मास्टर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। एक अतिथि मेजबान की इच्छा का पालन करता है। मैं फैंगलैन तलवार भगवान के निधन से सचमुच दुखी हूँ। मैं केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए धूपबत्ती चढ़ाने आया था। मैं उस दयालुता को नहीं भूला हूं जो फैंगलैन तलवार भगवान ने उस समय मेरे भयंकर सूर्य महल के प्रति दिखाई थी। जब झांग जियोयांग ने ये शब्द कहे तो एक ठंडी आभा उभरी, खासकर जब उन्होंने दया शब्द पर जोर दिया। बोलने के बाद उसने स्वर्गीय तलवार मास्टर की खट्टी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और पास की मेज से धूप की एक छड़ी ली और उसे मोमबत्ती की लौ पर जला दिया। शायद आग बहुत तेज थी, इसलिए झांग जियोयांग ने अतिरिक्त लपटों को हटाने के लिए उसे हिलाया। वह आगे बढ़ता गया और एक हाथ से धूपदान में धूप डालता रहा और आत्मा के हॉल तक पहुंच गया। झोंग लिन ये सब देख रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं और सोचा कि काश उसके पास कुछ तरबूज के बीज होते। ये दृश्य बहुत आनंददायक था। झांग जियोयांग वास्तव में एक निर्दयी चरित्र था। गड़गड़ाहट। आत्मा हॉल में 7 सितारा संप्रदाय के शिष्य तुरंत क्रोध से जल उठे, अपनी तलवारें पकड़ ली और सामूहिक रूप से हमला करने के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत बेशर्म। धूपबत्ती की एक छड़ी, और यह काम भी एक हाथ से किया गया। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? झांग जियोयांग, आपने धूपबत्ती चढ़ाई है। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चले जाइए, स्वर्गीय तलवार मास्टर ने अपने क्रोध को दबाते हुए ऊंची आवाज में कहा। कोई जल्दी नहीं है। मैं फैंगलैन तलवार भगवान के अवशेषों के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करूंगा, झांग जियोयांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। झांग जियोयांग, जबरदस्ती मत करो। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि सीनियर भाई गुजर गए हैं, तुम जो चाहो कर सकते हो? आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे स्वर्गीय तलवार गुरु ने तलवार क्यूई का विस्फोट किया, जिससे आत्मिक शक्ति उसमें समा गई। आत्मा भवन में उपस्थित सभी योद्धाओं को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय पर किसी विशाल पर्वत का दबाव पड़ रहा हो और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उन्होंने स्वर्गीय तलवार मास्टर को फिर से देखा, हालांकि वह केवल 8 फुट लंबा ताओवादी था, उसने एक दुर्गम तलवार शिखर का आभास दिया। स्वर्गीय तलवार मास्टर की दिव्य आत्मा की महिमा का सामना करते हुए झांग जियोयांग को केवल अपने चेहरे पर हल्की हवा के झोंके जैसा महसूस हुआ। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। बेकार कचरा। पूरे 7 सितारा संप्रदाय पर नियंत्रण और छठी कक्षा के रसायनज्ञ की आध्यात्मिक औषधि की सहायता के बावजूद वह अभी भी यूनिलिंक क्षेत्र के मध्य चरण में ही है। उसकी साधना अवश्य ही व्यर्थ हो गई होगी। झांग जियोयांग ने इत्मीनान से कहा, किसी शव को श्रद्धांजलि देने में क्या अतिशयोक्ति है? या फिर आप, हे स्वर्गीय तलवार, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? हा। फैंगलैन तलवार लॉर्ड अपने चरम पर थे, यहाँ तक कि आधे कदम वाले जुवानदान क्षेत्र में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी थे। फिर उनका अचानक निधन क्यों हो गया? आप मुझे शव देखने नहीं देंगे? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि फैंगलैन तलवार लॉर्ड के शरीर में कुछ गड़बड़ है? फैंगलैन तलवार भगवान की साधना के साथ लोक्सिंग द्वीप में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था जब तक कि कोई व्यक्ति कुछ कुटिल चाल का उपयोग न करे, जैसे कि जहर देना, जिसे केवल उनका बहुत करीबी व्यक्ति ही पूरा कर सकता था। हेवनली स्वॉर्ड, लगता है तुम इन जरूरतों पर बिल्कुल खरे उतरते हो। आखिरकार, अगर फैंगलैन स्वॉर्ड लॉर्ड का निधन हो जाए तो क्या पूरे 7 स्टॉस संप्रदाय पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होगा?
झांग जियोयांग ने स्वर्गीय तलवार मास्टर को सीधे देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया, विश्वासघाती मंत्रियों को हटाने के सांसारिक दृष्टिकोण के समान। स्वर्गीय तलवार मास्टर झांग जियोयांग के शब्दों से इतना क्रोधित हुआ कि तीनों शब्द देवता क्रोध से भड़क उठे, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। ब्रेड शब्द सुनते ही झांग जियोयांग को कुछ अप्रिय यादें याद आ गईं और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। स्वूश, आग की एक चमक गुजरी। जैसे ही झांग जियोयांग और स्वर्गीय तलवार मास्टर आमने सामने हुए, यान यान, जो अब तक चुप था, अचानक ताबूत के सामने प्रकट हुआ। मौत को न्योता देना। स्वर्गीय तलवार के स्वामी पूरी तरह क्रोधित हो गए और उन्होंने यान यान पर अपनी हथेली से प्रहार किया। तलवार की क्यों बहने लगी। आसपास के लोगों को अचानक दबाव महसूस हुआ, एक विशाल बल ने उन्हें खींचा, वे लगभग स्थिर खड़े नहीं रह सके। झांग जियोयांग ने उपहास किया, यान यान को बचाने के लिए अचानक आगे बढ़ा, अपनी पांचों उंगलियां भींच ली और हिंसक तरीके से प्रहार किया। गड़गड़ाहट। एक क्षण के लिए समय रुक गया और फिर एक विशाल ध्वनि तरंग, मानो 10,000 गड़गड़ाहटें फूट पड़ी, आकाश में फैल गई। अच्छा नहीं है, इसे ब्लॉक कर दो। शोक हॉल को नष्ट मत करो। अपनी पूरी ताकत से दबाओ। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे अधिक भयभीत दर्शक नहीं थे, बल्कि 7 सितारा संप्रदाय के बुजुर्ग थे। वह स्थान जहां झांग जियोयांग और स्वर्गीय तलवार स्वामी लड़ रहे थे, शोक भवन था। उनकी शक्तियों के बल पर युद्ध के बाद के झटकों को एक छोटा सा हॉल भी नहीं झेल सकता था। जरा सी भी लापरवाही से पूरा स्वर्णिम प्रकाश हॉल जमींदोज हो सकता था। याद रखें, यही फेंग लैन तलवार स्वामी का शरीर है। 7 सितारा संप्रदाय के 7 बुजुर्गों ने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट की हिम्मत नहीं की, क्षेत्र के चारों ओर फैल गए, आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रसारित किया और दृढ़ता से दमन किया। कुछ ही क्षणों बाद पूरे हॉल में शांति लौट आए। यान यान झांग जियोयांग के पीछे आया और हल्के से सिर हिलाया। झांग जियोयांग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वह ताबूत की ओर गहरी निगाहें डाल रहा था। झांग जियोयांग, क्या तुम सचमुच अब हमारे 7 सितारा संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हो? स्वर्गीय तलवार मास्टर का चेहरा पानी की तरह गहरा था, उसकी आंखें हत्या के इरादे से उबल रही थीं, और उसके पीछे 7 बुजुर्ग समान रूप से शत्रुता में एकजुट थे, आध्यात्मिक मूल को प्रसारित करते हुए किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। झांग जियोयांग अचानक खिलखिलाकर हंसा, स्वर्गीय तलवार मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। हम इस बार सचमुच शोक मनाने आए हैं, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हैं। मुझे रक्षात्मक ढंग से जवाबी हमला करना पड़ा। चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। कल फेंग लैन तलवार लौट के अंतिम संस्कार के बाद हम चले जाएंगे, हमें भगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने के बाद वह मुर्रे और गोल्डन लाइट हॉल से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे भयंकर सूर्य महल के लोग भी आ रहे थे, लेकिन उनका चेहरा और भी उग्र था। कोई लड़ाई नहीं हुई, देखने लायक कुछ भी नहीं था, सचमुच यह अफसोस की बात है। झोंग लिन ने खेद प्रकट करते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि झोंग लिन की अराजकता की इच्छा पर वानपू का चेहरा काला पड़ गया, वह अवाक रह गया। एल्डर झोंग, भयंकर सूर्य महल और 7 सितारा संप्रदाय लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। कम से कम अभी तो नहीं। हालांकि फेंग लैन तलवार के स्वामी का निधन हो चुका है, 7 सितारा संप्रदाय कमजोरी के दौर में भी अभी भी दुर्जय है। अगर सचमुच लड़ाई छिड़ जाती है तो भयंकर सूर्य महल जीत भी जाए तो भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। झांग जियोयांग ऐसा नहीं देखना चाहता। झोंग लिन ने बहस नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वानपू का विश्लेषण सही था। लेकिन लड़ाई की उम्मीद सिर्फ झोंग लिन जैसे लोग ही नहीं थे, दूसरे द्वीपीय बल भी यही सोच रखते थे। तुम दोनों जल्दी करो और वर्चस्व के लिए लड़ो। चाहे कोई भी जीते, हम हार मान लेंगे। जब तक विजेता घोषित नहीं हो जाता, हम दिन ब दिन डर में जीते हैं, जो सचमुच असहनीय है। भीड़ में झोंग लिन ने शी यूनाई को देखा और संकेत दिया, फिर वे दोनों गोल्डन लाइट हॉल से बाहर निकल गए। मेरे पीछे मत आओ, मैं अपने आप ही चलूंगा। हाँ। वानपू को झटकने के बाद झोंग लिन एक गुप्त स्थान पर पहुंचने तक आगे बढ़ता रहा, जहां शी यूनाई पहले से ही इंतजार कर रही थी। वरिष्ठ भाई, शी यूनाई की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह भावहीन थी, फिर भी झोंग लिन उसकी आंखों की गहराई में दुख की झलक देख सकता था। हालांकि 7 सितारा संप्रदाय में शामिल होने की योजना झोंग लिन और अन्य लोगों द्वारा तय की गई थी, फिर भी वे आखिरकार भावनाओं वाले इंसान ही हैं। फेंग लैन तलवार भगवान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, एक सच्चे शिष्य के रूप में सेवा करते हुए, निरंतर साधना संसाधनों के साथ। अब उनके अचानक निधन के बाद शी यूनाई स्वाभाविक रूप से उदासीन नहीं रह सके।
झोंग लिन ने आह भरी और आगे बढ़कर शी यूनाई के कंधे पर थपथपाया। मेरी संवेदना, शी यूनाई ने बलपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई मैं ठीक हूँ। छोटे भाई आखिर हुआ क्या था? फैंग लैन तलवार भगवान की अचानक मृत्यु क्यों हो गई? क्या कोई छिपी हुई बात है? झोंग लिन ने उत्सुकता से पूछा। शी यूनाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, भाई। फैंग लैन मास्टर का वास्तव में निधन हो गया है। क्या भयंकर सूर्य महल के यान यान ने पहले ही इसकी पुष्टि नहीं की थी? यान यान का ताबूत की ओर अचानक दौड़ना सिर्फ फैंग लैन तलवार भगवान के प्रकट होने पर सम्मान देने के लिए नहीं था, उसका असली मकसद ये पुष्टि करना था कि क्या फैंग लैन तलवार भगवान वास्तव में मर चुके हैं। यदि वह दिखावा कर रहा होता तो वे इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करते। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं, यह इतना अचानक कैसे हो सकता है? फैंग लैन तलवार भगवान अपने चरम पर थे। उनका जीवनकाल इतना छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने एल्डर लियू फैंग से सुना कि फैंग लैन मास्टर एक सफलता का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जुवानदान के संघनन के दौरान पागल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह झोंग लिन को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। पागल हो जाना तो एक आम वजह थी, पर फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर फैंग लैन तलवार के सरदार ने ही आगे बढ़ने का फैसला किया था, तो वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? बहुत अचानक सिर हिलाते हुए उसने कहा, जो समझ से परे है उस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब गाड़ी पहाड़ से टकराएगी तो रास्ता निकल ही आएगा। कनिष्ठ भाई, भयंकर सूर्य महल आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा। वे बहुत लंबे समय से 7 सितारा संप्रदाय द्वारा उत्पीड़ित रहे हैं। फैंग लैन तलवार स्वामी के निधन के साथ इन दोनों संप्रदायों का टकराव होना तय है। फैंग लैन तलवार स्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में आप निश्चित रूप से उनका लक्ष्य बन जाएंगे। 7 सितारा संप्रदाय को छोड़ने का अवसर ढूंढो, कुछ समय के लिए जुवान गुई महाद्वीप में छिप जाओ, और जब ये समाप्त हो जाए तो वापस आ जाओ, झोंग लिन ने सलाह दी। शी यूनाई चुप रहे, उनके चेहरे पर आंतरिक संघर्ष की झलक दिख रही थी। लानत है, झोंग लिन का दिल बैठ गया, उसके भीतर एक अशुभ भावना उभरने लगी। वरिष्ठ भाई, सप्त तारा संप्रदाय ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अचानक चले जाने से मेरी अंतरात्मा को कष्ट होगा। यूनाई एक अच्छा बच्चा है। यू जिंगलेई ने भी उसे अच्छी शिक्षा दी। बड़े भाई, आप सहमत हो गए। झोंग लिन ने शी यूनाई की ओर देखा। अगर मैं असहमत होता तो मैं क्या कर सकता था? तुम्हें बाहर निकालकर जुवान गुई महाद्वीप वापस फेंक देता। शी यूनाई अजीब तरह से हंसे और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दिल में चुपचाप राहत की सांस ली। भयंकर सूर्य महल और सप्तम तारा संप्रदाय जल और अग्नि की तरह हैं, जिनका आपस में टकराव होना तय है। उसने ये पहले ही भांप लिया था और उसे अंदाजा हो गया था कि उसका बड़ा भाई जरूर चाहेगा कि वह सप्तम तारा संप्रदाय छोड़ दे। हालांकि वह उस तरह का इंसान नहीं बनना चाहता था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बड़े भाई को ये बात कैसे समझाए। अब जबकि उसका बड़ा भाई भी सहमत हो गया, तो स्वाभाविक रूप से उसे बहुत खुशी हुई। कनिष्ठ भाई, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, तुम न सिर्फ 7 सितारा संप्रदाय के सदस्य हो, बल्कि तलवार कड़ाही संप्रदाय के भी सदस्य हो। हम तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब चीजें सचमुच असंभव हो जाएं, तो तुम्हें मेरे साथ चले जाना होगा, समझे? झोंग लिन ने गंभीरता से कहा। शी यूनाई की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, मुझे सीमाएं पता है। रुकना केवल 7 सितारा संप्रदाय की दया का बदला चुकाने के लिए है। मैं खुद को किसी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा। तलवार कड़ाही संप्रदाय ही मेरा असली आधार है। मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। चलो, मुझे तलवार परीक्षण चट्टान पर ले चलो। ठीक है। झोंग लिन का 7 सितारा संप्रदाय में आने का उद्देश्य तलवार परीक्षण चट्टान पर तलवार के निशान को देखना था। शी यूनाई के मार्गदर्शन में वे जल्द ही तथाकथित तलवार परीक्षण चट्टान पर पहुंच गए। 7 सितारा संप्रदाय में तलवार परीक्षण चट्टान पर जाना वर्जित नहीं है, और शी यूनाई के नेतृत्व में वे स्वाभाविक रूप से आसानी से वहां प्रवेश कर गए। वरिष्ठ भाई, तलवार परीक्षण चट्टान पर सचमुच एक तलवार का निशान है, और एक तलवार क्यूई उसमें व्याप्त है, जो वर्षों तक कभी नष्ट नहीं होती। यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना की कल्पना की गई है। तो आप भी वहां गए हैं? हाँ, मैंने वहां कुछ देर के लिए विशेष रूप से ध्यान किया। अपनी तलवार को तेज करने के अलावा इससे मेरी तलवार की नीयत सुधारने में ज्यादा मदद नहीं मिली।
झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बस इसे खुद महसूस करना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कुछ हासिल होता है या नहीं। तलवार परीक्षण चट्टान 7 सितारा संप्रदाय की 7 चोटियों के उत्तर में स्थित है। ये चट्टान एक सीधी दीवार की तरह खड़ी है, मानो कोई तेज तलवार शून्य को भेद रही हो। तलवार परीक्षण चट्टान इसी पर्वत के पीछे एक टूटी हुई चट्टान पर स्थित है। अज्ञात कारणों से चिकनी जेड दीवार हल्के नीले रंग को प्रदर्शित करती है, जो नीलम नीले क्रिस्टल के समान है, जो आसपास के समुद्र और आकाश के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। लगभग जादुई प्रतीत होती है, मानो इस दुनिया की नहीं है। तलवार का निशान इस नीली जेड दीवार पर पड़ा था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, ये केवल तलवार के वार से बने 100 मीटर लंबे निशान के समान प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस समय झोंग लिन ने अपने सामने तलवार के निशान को उदास होकर देखा, एक केंद्रित और भयावह तलवार की मंशा को महसूस किया जो उसके ऊपर घूम रही थी। भयावह, पहाड़ की चोटी तलवार के रूप में काम कर रही थी, आकाश की ओर बढ़ रही थी, यहाँ तक कि अमर देवताओं को भी काटने में सक्षम थी। क्या भयानक तलवार का इरादा है? क्या ये तलवार के इरादे को 10 तक समझने का प्रभाव है? कोई आश्चर्य नहीं कि कोई मछली तैरती नहीं है, कोई पक्षी यहाँ उड़ता नहीं है। झोंग लिन चट्टान के शीर्ष पर उड़ गया, पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें 100 मीटर लंबी तलवार के निशान पर टिकी थी। उसने अपनी तलवार की मंशा को उजागर किया, जिसका उपयोग उसने सीधे चट्टान पर भयानक तलवार की मंशा को लागू करने के लिए किया। बस बस बस। अचानक झोंग लिन की दृष्टि में जहां कभी तलवार का निशान था, अब एक तलवारबाज खड़ा था। तलवारबाज की भुजाएं उसके बगल में लटकी हुई थीं। उसकी आंखों में तलवार की मंशा झलक रही थी और उसकी पीठ पर बंधी प्राचीन तलवार बिना हिले डुले गुनगुना रही थी। हाँ, अचानक तलवारबाज ने अपनी उंगलियों से तलवार की मुहर को दबाया और हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। एक क्षण में तलवारबाज के हाथ में रखी प्राचीन तलवार आसमान की ओर उछली और तलवार क्यूई की गर्जना बादलों में गूंज उठी। 1-2 हो जाता है, 2-4 हो जाते हैं, 4-8 हो जाते हैं। एक क्षण में अनगिनत ठंडी किरणें आकाश में ऊपर उठी, मानो आकाश नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो, और घनी प्राचीन तलवारें नीचे झपटी। माँ, माँ, लिन, माँ। हवा के फटने की आवाज से शून्य में तुरंत विस्फोट हो गया। जैसे ही तेज ध्वनि उत्पन्न हुई, स्वर्ग को ढकने वाला तलवार तूफान भयंकर रूप से नीचे उतरा और झोंग लिन का सामना किया, जो अपने प्रारंभिक लक्ष्य के रूप में पालथी मारकर बैठा था। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? झोंग लिन की भौहें सिकुड़ गईं, मन ही मन संदेह हुआ। यद्यपि यह एक भ्रम था, फिर भी वह सर्वव्यापी प्राचीन तलवारों की मार को महसूस कर सकता था, जैसे कि वे वास्तविक हो। उनकी विनाशकारी शक्ति साधारण तलवार क्यूई से अद्वितीय थी। अपने हृदय को द्रवित करते हुए झोंग लिन अचानक खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ हवा में था और उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार दिखाई दी। झनकार, आकाश लाल रोशनी से भर गया। जैसे ही झोंग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक विशाल तलवार क्यूई, लगभग 100 फीट लंबी, उसकी कमर से उठी। सटीक रूप से कहें तो ये स्वॉर्ड इंटेंट था। उन्होंने प्रतियोगिता में आध्यात्मिक मूल का उपयोग नहीं किया, बल्कि तलवार की मंशा का उपयोग किया। बढ़ती तलवार की मंशा अचानक उतरती तलवार तूफान से टकरा गई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, अनगिनत धातु की टक्करें आकाश में गूंज रही थीं, जिससे स्वॉर्ड इंटेंट को उत्तेजित कर विशाल समुद्री लहरें उठ रही थीं। कई 100 फीट की दूरी पर स्वॉर्ड इंटेंट ने चीख मचाई और नीचे की नीलम जैसी जेड दीवार को लगभग 3 फीट तक काट दिया। स्वूश स्वूश स्वूश। प्राचीन तलवारों की लहर को झोंग लिन ने केवल आंशिक रूप से ही रोका था। बाकी तलवारें उसकी ओर लगातार गिरती रहीं, उसके शरीर पर कठोर प्रहार करती रहीं, जिससे उसका दिल मौत के डर से भर गया। वाह! झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, सांस लेने के लिए हौंफते हुए। उसकी आंखें अंतहीन निराशा और विनाश से भरी थीं। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? शी यूनाई ने झोंग लिन की अजीब स्थिति को देखा और चिंता से पूछा। झोंग लिन ने अपने अंदर की उथल पुथल को शांत किया और एक बार फिर ऊपर देखा। तलवार का निशान वहीं था और वह अभी भी मंच पर बैठा था। आसपास कुछ भी नहीं बदला था, मानो ये सब एक भ्रम था। यह कोई भ्रम नहीं था, तलवार के निशान में तलवार का इरादा कमजोर हो गया था। जैसे कि कुछ एहसास हो गया हो, झोंग लिन ने हल्के से बुदबुदाया। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर। कौशल तलवार तकनीक शुरुआती सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर 6 तलवार शास्त्र पूर्ण स्तर। विविध कीमिया 6ठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। तलवारबाजी तकनीक। क्या ये
वह मार्शल आर्ट है जिसका प्रयोग तलवारबाज ने भ्रम में किया था। तलवार तकनीक शब्दों ने आसानी से झोंग लिन को भ्रम में बारिश जैसी तलवार छाया और स्वर्ग को ढकने वाली तलवार तूफान की याद दिला दी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल है। इसकी शक्ति सूर्यास्त तलवार तकनीक से भी अधिक है और यह एक स्वर्गीय स्तर का कौशल भी है। मुझे जैकपॉट मिल गया है। झोंग लिन बहुत खुश था क्योंकि उसने शुरू में तलवार परीक्षण चट्टान पर तलवार ट्रेस का उपयोग करने का इरादा किया था, ये देखने के लिए कि क्या यह उसकी तलवार की मंशा को बढ़ा सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सूर्यास्त तलवार तकनीक से कमजोर नहीं बल्कि स्वर्गीय स्तर के मार्शल आर्ट कौशल को समझ पाएगा। मैं ठीक हूँ कनिष्ठ भाई, 7 सितारा संप्रदाय के पास वास्तव में गहन विरासत है। ये तलवार निशान वास्तव में एक अद्वितीय तलवार दाव छुपाता है। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा। अद्वितीय तलवार दाव। शी यूनाई ने ऊपर तलवार के निशान को देखा और फिर झोंग लिन को देखा। वह पूरी तरह से हैरान थी। अब तक आपने तलवार की मंशा को कितना समझ लिया है? 4 स्तर। इस बार झोंग लिन की बारी थी हैरान होने की। सच में तलवार दाव का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी। सिस्टम पैनल के साथ भी वह तलवार के इरादे के केवल 6 स्तरों को ही समझ पाया, जबकि शी यूनाई अपनी अंतर्दृष्टि से इंद्रधनुष जैसी तलवार क्यूई के दायरे तक पहुंच गया। 80% तलवार की मंशा, तलवार का रेशम में परिशोधन। आपकी तलवार दाव प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। झोंग लिन ने आह भरी। शी यूनाई का चेहरा काला पड़ गया। वह झोंग लिन को नाराजगी से देख रही थी। वरिष्ठ भाई, मैंने हाल ही में आपको नाराज तो नहीं किया है? झोंग लिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। उसने विषय को आगे नहीं बढ़ाते हुए अपना हाथ हिलाया। तलवार के निशान में वास्तव में एक अद्वितीय तलवार दाव निहित है, लेकिन इसे खोजने के लिए तलवार के इरादे का कम से कम 50% समझना आवश्यक है। केवल तभी आप विरासत प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में बेशक ये सच है। इस तलवार दाव को तलवार तकनीक कहा जाता है। अभी जब मैं इस तलवार के निशान को समझ रहा था तो ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ एक तलवारबाज में बदल गया हो। एक हाथ के झटके से हजारों तलवारें बारिश की तरह गिरने लगीं, जिससे तलवारों का एक अंतहीन तूफान उठ खड़ा हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। तलवार तकनीक, हजारों तलवारें, अब मुझे याद आ गईं। शी यूनाई ने जोर से कहा, मैंने इस नाम के बारे में एक विविध अभिलेख में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि ये 10,000 साल पहले 7 सितारा संप्रदाय के एक बुजुर्ग का सर्वोत्तम कौशल था, लेकिन ये कभी आगे नहीं बढ़ा। क्या इस तलवार का निशान उस बुजुर्ग ने छोड़ा होगा? ये संभव है। छोटे भाई, आपकी तलवार की मंशा पहले से ही 40% है और आपको विरासत मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखना कि यह बात छूट न जाए और किसी और को मत बताना। यह तलवार तकनीक एक स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट हो सकती है। झोंग लिन ने गंभीरता से कहा। शी यूनाई ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। वह अपनी उत्तेजना और लालसा को छुपाने में असमर्थ था। वह अब जुवानगुई महाद्वीप का एक भोला भाला व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि स्वर्गीय स्तर का मार्शल आर्ट कौशल कितना मूल्यवान है। मैं इसे इस तरह से रखूंगा, लोक सिंह द्वीप समूह में शीर्ष संप्रदाय के रूप में सेवन स्टॉस संप्रदाय के पास केवल शीर्ष ग्रेड पृथ्वी स्तर की तकनीकें ही हैं। अगर कोई स्वर्गीय स्तर का मार्शल आर्ट कौशल प्रकट हो जाए तो लोक सिंह द्वीप समूह के सभी मार्शल कलाकार पागल हो जाएंगे। यहां तक कि खून खराबा भी हो सकता है। वरिष्ठ भाई, क्या आप निश्चित हैं? सदमे के पीछे एक अदम्य जुनून और चाहत थी। एक तलवारबाज होने के नाते कोई पौराणिक स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट कौशल की चाहत कैसे न करे, खासकर जब ये तलवार दाव की विरासत हो। झोंग लिन ने कुछ नहीं कहा। अपने दाहिने हाथ से तलवार की उंगली बनाते हुए हल्के से शी यूनाई की ओर इशारा किया। यद्यपि उन्होंने किसी आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग नहीं किया, लेकिन शी यूनाई ने एक बेजोड़ तलवार इरादे को आकाश में उड़ते हुए महसूस किया। तलवार का इरादा 2 में विभाजित हो गया, 2 4 में, 4 8 में। एक क्षण में आकाश शीतल प्रकाश से भर गया। अनगिनत तलवारें वर्षा की तरह गिरने लगीं, जबकि वह विशाल संसार में एक चींटी की तरह असहाय और पतन के कगार पर महसूस कर रहा था। भिनभिनाओ। भ्रम एक पल में गायब हो गया और उसकी आंखों के सामने तलवार का कोई तूफान नहीं था, केवल उसकी उंगलियां वैसी ही थीं और झोंग लिन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कैसा था? शी यूनाई ने अपना मुंह खोला। अंततः कठिनाई से कुछ शब्द बोलने में सफल हो सका। वरिष्ठ भाई, मुझे सर्वोच्च तलवार तकनीक सिखाइए। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उसमें निहित संकल्पना का अनुभव नहीं करा सकता। तुम में थोड़ी सी नींव की कमी है। तुम तलवार की मंशा का 40% पहले ही समझ चुके हो। तुम इसे व्यक्तिगत रूप से समझने के लगभग करीब पहुंच चुके हो।
मैं यहाँ जल्दी से मदद नहीं करूंगा, और तलवार के निशान का व्यक्तिगत अनुभव तुम्हारी तलवार की मंशा को निखार सकता है। क्या तुम्हें ऐसा मौका नहीं चाहिए? शी यूनाई ने अपनी इच्छा को दबाते हुए गहरी सांस ली और झोंग लिन को प्रणाम किया। वरिष्ठ भाई की शिक्षाएं सही हैं, मैं बहुत अधीर था। झोंग लिन ने भी प्रशंसा व्यक्त की। वास्तव में प्रतिभा केवल योग्यता में ही नहीं बल्कि दृष्टिकोण में भी निहित होती है, जिसकी तुलना सामान्य लोग नहीं कर सकते। शी यूनाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तलवार परीक्षण चट्टान कहीं नहीं जा रही है। जो तुम्हारा है वो अंततः तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, मुझे एक गुप्त कमरा ढूंढने में मदद करो। मुझे कुछ समय तक प्रशिक्षण लेना है। मेरे पीछे आओ, वरिष्ठ भाई। जल्द ही दोनों एक एकांत गुफा में पहुंचे जहां प्रचुर मात्रा में आदिम क्यूई थी और आसपास बहुत कम लोग थे। ये वह क्षेत्र है जहां 7 सितारा संप्रदाय के अनुयायी एकांतवास करते हैं। अंदर तंत्र है, एक बार दबाने पर ड्रैगन तोड़ने वाला पत्थर गिर जाएगा। जब तक इसे अंदर से नहीं खोला जाता तब तक इसके स्वतः खुलने का इंतजार ही करना होगा, जिससे इसे बाहर से खोलना असंभव हो जाएगा। वरिष्ठ भाई, यहाँ बेझिझक प्रशिक्षण लें, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। झोंग लिन ने शी यूनाई द्वारा बताए गए तंत्र पर नजर डाली और आश्चर्यचकित होकर कहा, ऐसी उत्कृष्ट यांत्रिक तकनीकें, यहाँ तक कि स्वचालित रूप से खुलने के लिए एक समय फंक्शन भी सेट किया गया है। मार्शल आर्ट साधना जीवन के लिए स्वर्ग के विरुद्ध एक युद्ध है। कुछ शिष्य जो अपने जीवनकाल के अंत के करीब हैं और जो इसे तोड़ नहीं सकते, वे केवल मृत्यु मार्ग को बंद करके अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। यह तंत्र इन घटनाओं के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हर साल कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं इस तंत्र को नहीं खोल पाते। तंत्र को खोलने में असमर्थ होने का मतलब था प्रतिमान परिवर्तन में असफल होना और पहले से ही अंदर मर जाना। ये तथाकथित समय निर्धारण कार्य केवल दूसरों को उनके अवशेष एकत्र करने की अनुमति देने के लिए है। झोंग लिन ने सिर हिलाया, सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली जिसे केवल वही देख सकता था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। मैं औरों से अलग हूं, मुझमें छल है, मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने का भाग्य है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गुप्त कमरे में चला गया। कोई समय निर्धारण फंक्शन सेट नहीं किया गया था, केवल ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन नीचे रखा गया था। वह तलवार के इरादे को समझने आया था, न कि डेथ पास को बंद करने, इसलिए समय निर्धारण की कोई जरूरत नहीं थी। वह पालथी मारकर बैठा था, उसका मन स्थिर था। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल 5 तत्व मिश्रित सार कौशल पूर्ण स्तर ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर। कौशल तलवार तकनीक शुरुआती सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर 6 तलवार शास्त्र पूर्ण स्तर। विविध कीमिया 6ठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। सिस्टम मेरे लिए अंक जोड़ो, मुझे अपनी सीमा दिखाओ। एक विचार के साथ अनगिनत कौशल अंक तलवार तकनीक में बढ़ गए। एक तरकश के साथ शुरुआती जल्दी से पूर्ण स्तर में बदल गया, जबकि यादों का एक विशाल प्रवाह झोंगलिन के दिमाग में भर गया। इसके साथ ही झोंगलिन से अचानक एक तेज तलवार का इरादा फूट पड़ा, मानो उसके शरीर के भीतर एक तलवार ने आकाश को भेद दिया हो, तारों को निगल लिया हो। झोंगलिन के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई लगातार कांप रहा था। तलवार की झनकार की लहरें गूंज रही थीं। उसके चारों ओर तलवार क्यूई शक्तिशाली बनी रही, लेकिन पहले से अधिक मोटी, अप्रक्षेपित। टुकड़ा। अचानक झोंगलिन से तलवार क्यूई का एक लगभग अदृश्य धागा फूट पड़ा, जिसके बाद तेजी से अनगिनत सुनहरे धागे बाहर निकले। हर धागा तेज और तेज था, जो अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में काट रहा था। झोंगलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हथेलियां खुली हुई थीं और बालों के समान पतली तलवार क्यूई की लंटें उसकी हथेली के ऊपर आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे एक घना जाल बन गया था। उसने अपना हाथ जमीन पर हल्के से दबाया, जिससे एक कर्कश ध्वनि के साथ नीचे की कठोर चट्टान अलग अलग आकार के टुकड़ों में बदल गई। हा बढ़िया, तलवारबाजी का रेशम में अद्भुत रूपांतरण। आखिरकार 80% तलवारबाजी की मंशा पूरी हो गई। झोंगलिन खुशी से अभिभूत होकर दिल खोलकर हंसा। तलवार की मंशा 80% पर तलवार अभ्यास को रेशम में बदलना। इस गर्भाधान में अत्यधिक मारक क्षमता होती है, तलवार हल्की और तेज होती है और सब कुछ भेद देती है। इस अवस्था को एक तलवार 10,000 कौशलों को तोड़ती है भी कहा जाता है। एक बार तलवार निकल जाए तो शून्य में उसके निशान रह जाते हैं। चाहे 1000 उपाय हो, मैं उन सबको एक तलवार से तोड़ देता हूं। तलवार की मंशा 80% पर होने के साथ यूनेलिंग क्षेत्र को तोड़ने का समय आ गया है। मैं इसका इंतजार कर रहा था। झोंगलिन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली।
पालथी मारकर बैठ गया और जैसे ही उसकी आत्मा में हलचल हुई, उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य आत्मा उड़ान भर रही है। ऐसा लगा जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई हो, मुक्त और उन्मुक्त, लेकिन शरीर की बाधाओं से मुक्त, अधिक हल्की और अधिक चुस्त। विचार तेजी से घूम रहे हों, एक ही झटके में अनगिनत बातें याद आ रही हों। ऊंची छलांग लगाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर गया हो।